जिसका साउंड ओपन है वो ध्यान दे दें। प्रदीप साउंड थोड़ा बंद कर लें और बाकी का ऑफ है। तो हमको ग्रेजुएटी देखना था। लास्ट टाइम हमने पेंशन देखा था, पेंशन के बाद हमने कम्यूटेड पेंशन से देखा। हमारा कुछ टॉपिक्स बच रहा है, जैसे ग्रेजुएटी बच रहा है, इसके बाद हमारा लीव इनकेसमेंट बच रहा है और ग्रेजुएटी कैलकुलेशन बच रहा है। तो इतना हमें ये आज कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और नोट्स जो है आज 11 या 12 बजे तक आपको मिल जाएगा। चलिए, ग्रेजुएटी क्या आज होती के है। बाद कंप्लीट हो जाएगी सर क्लास? हाँ, ये वाला नहीं, आज के बाद कंप्लीट नहीं होगी भाई साहब। अभी हमारा सिक्योरिटी वाला पोर्शन बचा हुआ है, उसके बाद दो तीन क्लास आपके नॉर्मल होंगे। हमने बताया ना 10 या 12 को हो सकती कंप्लीट, आज से कंप्लीट नहीं होगा, चलता रहेगा भी। देखिए, ग्रेजुएटी क्या है, लगभग आपको सभी नाम सुनते हैं ग्रेजुएटी का, कि जब भी रिटायरमेंट व्यक्ति होता है या कोई डेथ कर जाता है या फिर बीच में सर्विस ब्रेक करके चला जाता है, रेजिग्नेशन कर देता है या किसी प्रकार से, तो उसे क्या है ग्रेजुएटी अमाउंट मिलती है। तो ग्रेजुएटी यदि सिंपल बोले तो एक प्रकार का बोनस है जो गवर्नमेंट आपको अच्छे कार्यों के लिए देती है। कि यदि किसी भी गवर्नमेंट संस्था में या प्राइवेट, अब ये प्राइवेट में भी कर दिया है 2016 के बाद जो है, प्राइवेट में 21 में गवर्नमेंट ने और मतलब इसमें अमेंडमेंट लाए थे 18 के बाद, ठीक है। 21 में क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन आ गया जो हमने लास्ट टाइम बताया था 2021 से जो है सीसीएस पेंशन रूल 2019, ओ सॉरी ये आपका 19 नहीं 21। तो उसमें क्या है उन्होंने मतलब जो भी मॉडिफिकेशन लाने थे वो ले आए, तो वो मॉडिफिकेशन के हिसाब से हमने स्लाइड में चेंजेस किए हैं। तो कोई भी कर्मचारी जो कि 5 वर्ष की सेवा, चाहे वह प्राइवेट संस्था में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया है, उसे ग्रेजुएटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अधीन ग्रेजुएटी का वो हकदार होगा, ठीक है, कम से कम 5 साल के। अब उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए कि जैसे 1 साल हुआ उसके बाद फिर पता चला कि 4-5 महीने में ब्रेक हो गया है और सर्विस काउंट नहीं हुई है, लीव नहीं लगा है, रेगुलेशन नहीं हुआ है, उस केस में ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मतलब 5 साल होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर भी अप्लाई है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उस पर भी अप्लाई है। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ये ग्रेजुएटी ना देना पड़े इसलिए क्या करते हैं 2 साल 3 साल रेगुलर करवाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे कंपनी में उनको डिप्यूट कर, जैसे जीसीएम में किया, उसके बाद 2 साल जीसीएम में करवाया, उसके बाद 2 साल पता लगा खमरिया में किया, जैसे 4 साल होने वाला है सीनियर हो गया उसको यहाँ ले आए, तो वो ग्रेजुएटी का एंटाइटलमेंट नहीं बन पाता। तो कुल मिला के हमारा यदि देखें कि ग्रेजुएटी कितने मिलेगा, तो इसमें थोड़ा डेफिनेशन में देख लेते हैं। ग्रेजुएटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी दैट एम्प्लॉय रिसीव ऑफ हिज एम्प्लॉयज़ एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। मतलब क्या है, ग्रेजुएटी एक पेमेंट है, मतलब एक मनी है जो एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट अलग है और सीसीएस पेंशन एक्ट 1972 एक, मगर दोनों ही रूल में 1972 है। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ग्रेजुएटी एक्ट और कौन से है जो दोनों में आते हैं, तो जनरली क्या 1972 में ग्रेजुएट एक्ट का भी वर्णन है और पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट 1972 अलग से भी है, ठीक है। मतलब ये क्या है अलग से है। आप यदि इसका लिंक चाहें तो हम इसका लिंक भी दे देंगे आपको, और उसमें क्या है आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका बढ़िया रहेगा। आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल में पढ़ लें। आप गूगल में जाइए, ग्रेजुएटी एक्ट लिख दीजिए सिंपल, ग्रेजुएटी एक्ट 2000 अमेंडमेंट में भी है, ठीक है, ग्रेजुएटी एक्ट PDF। तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट यहाँ पर आपको आ जाएगा। लेबर.गवर्नमेंट की वेबसाइट है, दैट मीन्स ये ओरिजिनल वेबसाइट हो गया है। तो यहाँ पर ग्रेजुएटी एक्ट के सारे रूल्स, किस कंडीशन में मिलती है, किस कंडीशन में ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, वो सारा चीज़ इसमें आ जाता है। तो 10 पेज का ही है क्योंकि इसी चीज़ को वेस्ट किया गया है। जो आपका पेंशन सीसीएस पेंशन रूल जो है उसके अंतर्गत को भी इसमें लाया गया है। और बाकी अमेंडमेंट पढ़ना है तो जो हमने कल डाउनलोड आपको कराया था सीसीएस पेंशन रूल 2021 में आप रूल नंबर 45 पढ़ेंगे। रूल नंबर 45, 46, इसमें आपको सब सेक्शन A, B, C
इसमें आपको ग्रेजुटी का है कि सारा ग्रेजुटी आपको कितना मिलेगा। इसमें लिंक हम एक शेयर करते हैं, आप लिंक को ज़रूर उसको क्लिक कर लें तो डाउनलोड होता रहेगा। ठीक है, ये हमने लिंक दे दिया है, आप चैट बॉक्स में जाएंगे तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। CCS पेंशन, जिन्होंने ये वाला कल नहीं किया होगा अमेंडमेंट जो न्यूली हैगा उसको भी आप लोग कर लेते, कल भी हमने भेजा था, नहीं किया होगा तो इसको भी कर लेंगे आप। ठीक है, इसका रोल नंबर यदि 45 में आप जाएंगे तो ग्रेजुटी आपको मिल जाएगा। ये अमेंडमेंट है, ठीक है, इसमें कुछ सुधार हुए हैं, जैसे कल भी हमने बताया था इसमें काफ़ी सुधार हुआ। फैमिली पेंशन, नॉमिनेशन, ठीक है, देखिए ये वाला, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा सभी को स्क्रीन में, जो आपका CCS पेंशन रूल 2021 जो अमेंडमेंट आया उसमें आपका ग्रेजुटी डेथ मतलब रिटायरमेंट ग्रेजुटी और डेथ ग्रेजुटी दोनों का विवरण मिलता है। रूल नंबर आपका 45 अकॉर्डिंग टू 2021 पूछता है तो हमको ये रूल लिखना है। यदि हमको पुराने के हिसाब से पूछता है तो उसमें दूसरा रूल है, हमने एक टेबल बनवाया था उसके हिसाब से करना है। इसमें सारे रूल्स है, जो अमेंडमेंट हुआ है वो भी है, तो जनरली अमेंडमेंट नहीं हुआ है और कुछ जो अमेंडमेंट हुआ है हमने स्लाइड में मेंशन कर दिया है। तो जिसको डिटेल में करना है, कभी कभी क्या डिस्क्रिपेंसी आती है कि कोई आ गया पेंशन सर हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये आप मोबाइल में ज़रूर रखे रहें। ठीक है, मोबाइल में रखे रहेंगे, जस्ट सर्च करेंगे आपको मिलेगा। कई केस में होता है ना, कोई ख़त्म हो गया, अब परिवार वाले भटक रहे हैं उनको मिलना है नहीं है, तो ये सारे रूल्स है। नॉमिनेशन कौन है, ठीक है, नॉमिनेशन के बाद आपको किस किस को मिलेगा, यदि कोई मतलब है पर्सन होम ग्रेजुटी इज पेबल, किस किस व्यक्ति को मिलेगा, ये सारा चीज़ मतलब इसमें आपको डिटेल में रूल है। लेस पर्सन, ठीक है, डिवारिंग ऑफ ए पर्सन फॉर रिसीविंग ग्रेजुटी, कभी कभी क्या होता है ग्रेजुटी नहीं देते, डिवार कर देते हैं कि आपको ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। जैसे हमने किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर यदि पेनाल्टी लग गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, या उसका व्यवहार गलत है, या जेल में चला गया है, तो उसको ग्रेजुटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सारे सवालों का जवाब यहाँ पे देता है। यदि कोई भी व्यक्ति 1 या 1 साल से ज़्यादा उसको सज़ा हो गई है सर्विस में, यदि कोई गलत काम किया, मारपीट कर दिया, पुलिस केस बन गया, 1 साल हो गया, तो वो ग्रेजुटी का हकदार नहीं होता है। मेजर पेनाल्टी हो गया, यदि रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो गया है, या फिर हम डिसमिसल कर दिया है और अथॉरिटी ने लिख दिया है कि इसे ग्रेजुटी नहीं दिया जाएगा, तो ग्रेजुटी नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे इसमें क्लॉजेस है कि किस कंडीशन में आपको ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। डेथ के केस में भी आपको लैप्स होगी और कितना भाग लैप्स होगी, ये सारा चीज़। उसके बाद आपका फैमिली पेंशन आ जाता है 50वां। तो ये जो है हमने इसका हमने लिया हुआ स्लाइड में, तो उसको बता दे रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। हमेशा यदि ग्रेजुटी एक्ट यदि आता है तो आपको क्या लिखना है, ग्रेजुटी एक्ट 1972, ठीक है। और मतलब CCS पेंशन रूल के हिसाब से अमेंडमेंट आता है, यदि शब्द अमेंडमेंट हो तभी अमेंडमेंट हिसाब से लिखना है, पर तो सारे डॉक्यूमेंट में आप देखोगे पेंशन वाले में 1972 ही लिखा रहेगा, तो उसी हिसाब। तो ग्रेजुटी इज गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एज अ टोकन टू थैंक्स ऑफ रेंडरिंग ऑफ हिज सर्विस टू द कंपनी। मतलब ये किस लिए दिया जा रहा है, ग्रेजुटी जो है किसी के एम्प्लॉयर सॉरी, जो नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को दिया जा रहा है, उसके सेवाओं के लिए दे रहा है। रेंडरिंग हिज सर्विस, जो सेवाएं उसने दी है उसको धन्यवाद है। थैंक्स फॉर मतलब क्या है, आपने हमको सर्विस दी तो उसके लिए हम थैंक्स करते हैं और आपको बोनस स्वरूप जो है ग्रेजुटी प्रदान करते हैं। तो ग्रेजुटी इज़ अ बोनस समझिए, ठीक है। मतलब आपने यदि किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ऑटोनोमस,
जहाँ भी आपका फंड कटता है, ये भी याद रखिए, जो प्राइवेट कंपनी है यदि फंड कटता है उसका जो हैगा ईपीएफ कटता है, ठीक है, तो उस केस में जहाँ है वहाँ ग्रेजुटी मिलती है। और कंडीशन वही है, कंप्लीशन होना चाहिए 5 साल की सर्विस। अमॉन्ग द वेरियस कंपोनेंट विच इंक्लूडेड इन एम्प्लॉय ग्रॉस सैलरी ग्रेजुएटी, तो रिटायरमेंट के बाद जो भी सैलरी अलग चीज़ मिलती है उसके बावजूद जो है एक अलग चीज़ मिलेगी जो है ग्रेजुएटी है। हाउएवर एम्प्लॉय बिकम एलिजिबल फॉर ग्रेजुएटी पेमेंट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसने 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है तो उसे मिलेगा। कभी कभी आपने एक एलिमिनेंट के बारे में बात किया था कि यदि 4 साल 9 महीने हैं तो उसे ग्रेजुएटी मिलेगा क्या, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में आपको, ठीक है। यदि किसी कर्मचारी ने 4 साल 9 महीने की सर्विस की है तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के हिसाब से उसे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो उसे मिलेगा, क्योंकि हमने बोला है सर्विस काउंटिंग किसके हिसाब से होते हैं, 6 मंथ के हिसाब से होती है। तो 3 मंथ या 3 से ज़्यादा, 3 मंथ और 3 से ज़्यादा यदि ये करते हैं तो उसको 1/6 ईयर मंथ काउंट किया जाता है। 6 मंथली ईयर जो होता है उसका एक मॉड्यूल में काउंट होगा, तो उसे 5 वर्ष पूरा माना जाता है। तो ये आप मतलब याद रखिए, क्वेश्चन आ चुका है, घुमाने वाला रहता है, आप दिमाग में बैठा लेंगे 5 साल से कम वाले को मिलता ही नहीं है। परंतु ये भी आप देखना है कि 5 साल जो सर्विस, क्योंकि हमने सर्विस शुरू में ही पढ़ा है कि सर्विस काउंटिंग कैसे होती है, तो उसका नियम आपने बताया था सर्विस काउंटिंग का नियम कि 6 महीने का एक मॉड्यूल होता है, 6 महीने के हिसाब से आपके कंप्लीट होने चाहिए 10। यदि 3 महीने है कोई मॉड्यूल 3 महीने का है, आपने 3 महीने सर्विस की है तो 3 महीने को भी हाफ ईयर काउंट किया जाता है, और 3 महीने से एक दिन भी कम हो गया तो वो 4 साल में आ जाएगा, तो आपकी काउंटिंग नहीं होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपके कभी भी लीव जो है डाइज मत होने दीजिए, डाइज नॉन मत होने दीजिए। आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लीव होता है विथ मेडिकल लगा ले जाएंगे तो आपकी क्या है सर्विस काउंट हो जाएगी, वो सर्विस में ऐड हो जाएगा। तो कभी एक दिन का जो होता है ना तो वो आपको पछतावा नहीं होता कि यार एक दिन के कारण ये पूरा हमारा चला गया। तो कभी कभी होता है जैसे हड़ताल में हम शामिल होते हैं तो उसमें भी हमारा डाइज नॉन की संभावना तो रहती ही है, परंतु यदि हड़ताल हमारी क्या है जायज़ हो जाती है, गवर्नमेंट उसे रेगुलराइज करने का आदेश दे देती है तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका सिंपल ग्रेजुएटी का था। यदि हम कंडीशनली हम देख लेते हैं ग्रेजुएटी में क्या विशेषता होती है, तो अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट एन एम्प्लॉयज एंटाइटल टू रिसीव 15 डेज ऑफ सैलरी एज ग्रेजुएटी इन एवरी ईयर्स ऑफ सर्विस। यदि नॉर्मल भाषा में यदि बोले तो 15 दिन का, प्रत्येक साल का 15 दिन का आपको पेमेंट का मिलता है, ठीक है, 15 ईयर। तो मतलब आपका क्या है, जैसे आपने 10 साल सर्विस किया तो 10 साल गुणित 15, तो ये आपका ग्रेजुएटी का सिंपल है। बाकी हम उसका अलग से फार्मूला देखेंगे, सिंपल भाषा में समझने के लिए बोला है कि एवरी कंप्लीटेड ईयर्स 15 डेज और लास्ट बेसिक का, ठीक है, जो लास्ट बेसिक प्लस डीए, ये हाँ ग्रेजुएटी में याद रखिए डीए इंक्लूड रहता है, पेंशन में डीए इंक्लूड नहीं रहता है, लीव इनकेसमेंट में डीए इंक्लूड रहता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि ऐसा कौन सा मतलब ये टर्मिनल बेनिफिट है जिसमें डीए रहता है या जिसमें डीए नहीं रहता है। तो जब आप ये स्लाइड सारी हमारी पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्या है एक सारांश बना लेंगे कि भाई ये कौन कौन से टर्मिनल बेनिफिट मिलते हैं और किस में डीए होता है किस में डीए नहीं होता है और उसका रूल नंबर क्या है, ठीक है। मतलब आपको स्टडी करने का तरीका बता रहे हैं कि ताकि आपकी गलती की बिल्कुल भी संभावना ना हो। जहाँ हम बहुत सारी चीज़ रिलेवेंट चीज़ पढ़ते हैं ना तो वहाँ हमेशा डाउट रहता है, कहीं पूछा ग्रेजुएटी का अपन के दिमाग में आया अरे ये ऐसा तो नहीं है कि कम्यूटेड पेंशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से सिचुएशन आती है। अ पार्ट ऑफ ग्रेजुएटी एंड एम्प्लॉयज़ एवरी ईयर्स ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिल विद पे अमाउंट विच इक्विवेलेंट 15 डेज ऑफ हिज सैलरी विच इज़ द लास्ट ड्रॉन। तो वही बोला है कि जो कैलकुलेशन होगा जो लास्ट ड्रॉन है उस पर होगा, लास्ट आपने कितना ड्रॉन किया है। हिज सैलरी इज लमसम फॉर बेसिक वेजेस और डीएनएस। तो यहाँ पर बोला है कि भाई जो इसका कैलकुलेशन होगा वो बेसिक वेजेस पर होगा और प्लस आपको डीए पर होगा, डीएनएस अलाउंस जो होगा वो भी ऐड होगा, ठीक है। जैसे अभी आपका 34% यदि डीए समझ लो हो रहा है तो उतना परसेंट आपको मिलेगा प्लस उसमें बेसिक में।
आल्सो एन एम्प्लॉय रिसीविंग ग्रेजुएटी पेमेंट अप टू 12 लाख। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ था 2000 आपका 20 में, शायद वो 18 के बाद कुछ आया है, 18 में अमेंडमेंट एक मिलेगा आपको। तो उसमें क्या है 20 लाख कर दिया था, पहले 10 लाख था, 10 लाख से ज़्यादा नहीं मिल सकता, मतलब 16.5 महीने की पेमेंट होती है, 16.5 महीने का मिलता है। 16.5 महीने का मतलब जो है लास्ट बेसिक के हिसाब से, आप जो भी आपका बेसिक है 16.5 महीने या 36 मंथ है यदि हम बोले तो उसके हिसाब से मिलता है, या जो भी लेस रहेगा, मतलब 20 लाख से ज़्यादा नहीं होगा आपका पेमेंट, या हमारा पेमेंट इतना है कि ग्रेजुएटी यदि हमारी 50,000, यदि 50,000 हमारा यदि पेमेंट है बेसिक है, तो हमारी ग्रेजुएटी जब तक ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख या 10 लाख जाएगी। जिसका भी 50,000 बेसिक है आज की डेट में, उसका मतलब 9 लाख 10 लाख जाना है। अभी कैलकुलेशन हम इसका देखेंगे, परंतु जो जो अमाउंट कम होगा वो मिलेगा। हाँ जो कम होगा, जैसे हमने कैलकुलेशन में आया 11 लाख, तो 20 से कम है 20 है, परंतु यदि अधिकारी वर्ग में देखें जिनका बेसिक 1.5 लाख है या 2 लाख है, तो उनको तो ग्रेजुएटी मिलना है। उनका पता चला हो रहा है 30 लाख, तो उनको भी 20 ही लाख मिलना है। तो मतलब यदि हमारा कैलकुलेशन में कम आ रहा है, 20 से कम आ रहा है, तो हमको कम वाला मिलेगा। यदि ज़्यादा आ रहा है 21 लाख 22 लाख हमारा ग्रेजुएटी कैलकुलेशन आ रहा है, तो हमको 20 मिलेगा। ठीक है, पहले 10 था, अब 20 सर है। हाँ जी। सर इनको अधिकारियों को या जो आईएएस ऑफिसर हैं, तो इनको तो हाँ, नुकसान होता होगा सर। नुकसान 10 लाख होता का सीधे होगा, सीधे। नहीं उनको नुकसान होता है, ठीक है। तो कहीं फ़ायदा कहीं नुकसान सब जगह रहता है, ठीक है। अभी जो कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलती रही, आयुष को मिलती रही, उनको नहीं मिलती रही, तो उनको नुकसान था, उनको मिलने लगा। तो कहीं फ़ायदा कहीं नुकसान, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है जो आपको नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो नुकसान नहीं बोलेंगे, उनके लिए ये क्या है, एक सिमिलर राशि जो सबको समान मिलती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। Moreover, this law apply to only those organization which have the minimum of 10 employee। ये वाला भी पॉइंट रखिए, जनरली ग्रेजुएटी सभी जगह मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है जहाँ पर भी 10 कर्मचारी काम करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जैसे आपने कोई हमने कंपनी खोला कि शुरू में हमने 10 कर्मचारी रखा, ठीक है। उसके बाद 2-3 रिटायरमेंट हो गए। ऑन रजिस्टर्ड टाइम जब हमने कंपनी रजिस्टर कराया था, हमने 10 कर्मचारी था, तो और उसके बाद 1 साल 2 साल बाद वो कम हो गए, तो भी ग्रेजुएटी अप्लाई होगी। ग्रेजुएटी का नियम बोलता है कि कोई भी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है, उसमें तो कम से कम 10 एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसके बाद भले कम हो जाएं, उसके डिपेंड नहीं करता है। और उस कंपनी में यदि कोई 5 साल रेगुलर सर्विस देता है, तो वह जो है ग्रेजुएटी का हकदार हो जाता है। एज पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के केस में करें, तो यदि कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता है तो आपका जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो देना पड़ेगा। तो इस समय क्या होता है, जितनी भी कंपनीज होती है ग्रेजुएट देने के लिए, ग्रेजुएटी देने के लिए क्या करती है, बीमा कर देती है, ग्रेजुएटी बीमा होता है। तो कंपनी क्या करती है कि जो कर्मचारी है उसमें से जैसे हमको 200-500 रुपये जमा करते जाती है कंपनी, और जब उसको जिस हिसाब से भी ग्रेजुएटी मतलब होता है, चाहे डेथ हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे रेजिग्नेशन में हो, तो वो बीमा के लिए कंपनी जो होती है उसको ग्रेजुएटी पे कर देती है। तो मतलब सबसे सरल तरीका आज यही कर रहे हैं। और हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी ये ग्रेजुएटी वाला फंडा बहुत जल्दी आने वाला है कि इसका बीमा होगा, मतलब जो एम्प्लॉयर होगा वो बीमा कर देगा, उसके हिसाब से हमको ग्रेजुएटी बीमा कंपनी पे करेगी, अभी जैसे गवर्नमेंट कर रही है। तो टाइप्स ऑफ ग्रेजुएटी में देखें तो हमारे पास 4 प्रकार की ग्रेजुएटी होती है। एक सर्विस ग्रेजुएटी, मतलब आप सर्विस में हैं, नौकरी में हैं, और आप नौकरी छोड़ देते हैंगे। कभी कभी होता है ना, क्वालिफाइंग सर्विस हो गई 5-6 और आपको कहीं दूसरे जगह ट्रांसफ़र मिल गया, या पता चला आपने वैकेंसी पर ये रेलवे में सिलेक्शन हो गया, यहाँ की सर्विस आपने छोड़ दी, ठीक है, रिटायरमेंट कर दिया, रिजिग्नेशन कर दिया। तो ऐसे केसेस में सर्विस में रहते हुए, या हमने देखा क्वालिफाइंग सर्विस तो हो गई 10 साल, अब तो पेंशन वंशन ये सब मिल सकता है, ठीक है, या 20 साल हो गया, तो उसके बाद आपने छोड़ दिया सर्विस, तो मतलब सर्विस के दौरान जो ग्रेजुएटी दी जाती है, सर्विस में रह, रिटायरमेंट नहीं हुआ, ठीक है, मतलब सर्विस के दौरान तो उसको सर्विस ग्रेजुएटी है, इसका अपन डेफिनेशन देखेंगे। इसके बाद रिटायरमेंट ग्रेजुएटी जो है, तो रिटायरमेंट आपका एक होता है, हमने बोला सुपर एन्युएशन होता है, 60 साल अटेंड करने के बाद हो सकता है कंपलसरी रिटायरमेंट कर दे आपको, उस केस में हो सकता है।
या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, या कुछ लोग वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, डिसेबिलिटी रिटायरमेंट हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का रिटायरमेंट यदि है तो उस केस में आपको रिटायरमेंट ग्रेजुइटी मिलेगा। तीसरा होता है आपका डेथ ग्रेजुइटी। तो डेथ ग्रेजुइटी जो होता है दो केसेस में मिलता है। सर्विस के दौरान यदि किसी की डेथ हो जाती है उस केस में भी ग्रेजुइटी प्रोवाइड की जाती है, और यदि सर्विस के बाद 5 साल के अंदर यदि किसी की मृत्यु होती है, मतलब 60 साल की एज कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद रिटायर हो गया है और 5 साल तक, मतलब जैसे 62 की उम्र में यदि किसी की मृत्यु हो गई तो ग्रेजुइटी आपका हकदार होगा। मतलब एक ग्रेजुइटी तो रिटायरमेंट में मिल गया। यहाँ पे देखिए जो रिटायरमेंट 60 साल में हो गया वो ग्रेजुइटी उसको मिल गया, ठीक है। उसके बाद पता चला 63 साल में उसकी मृत्यु हो गई तो उसके परिवार वालों को एक ग्रेजुइटी का डिफरेंस मिलेगा, डिफिशियंसी। मतलब क्या होगा, 65 साल तक की आयु तक का जनरली क्या होता है, यदि 5 साल रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर यदि ख़त्म होता है, जैसे 63 में हुआ तो ग्रेजुइटी क्या होगी 63 साल तक कैलकुलेट होगी, और जो 60 में आपको मिल गया है उसमें माइनस कर दिया जाएगा। 60 माने तो 3 साल का आप ग्रेजुइटी जो है आपको और मिलेगी, वो डिपेंडेंट को मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला केस कईयों को मालूम नहीं होता है तो परिवार वाले क्लेम नहीं करते हैं। तो हमेशा हाँ, ये जहाँ पे मतलब सर्विस कंडीशन 60 साल की है वहां पे है क्या, हाँ ये कि डेथ जहाँ के 62 और 65 है? नहीं नहीं, सभी के लिए है। जनरली क्या है, रिटायरमेंट के 5 साल तक, 5 साल दिया रिटायरमेंट के विद इन द 5 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये तो नहीं है 62 है या 65 है, ना ही उन्होंने सन लिखा है। डेफिनीशन हमेशा होती है कि मतलब विद इन 15 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट, ये लिखा रहेगा। तो अब 62 में रिटायरमेंट हो चाहे 65 में, उससे क्या लेना देना। हमको तो बोला है कि रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसको है डेथ ग्रेजुइटी का हकदार होता है। और एक ग्रेजुइटी होती है सर्विस के दौरान। यदि सर्विस के दौरान यदि डेथ हो जाती है तो फैमिली वालों को ग्रेजुइटी मिलना है। तो कुल मिला के यदि ग्रेजुइटी का फंडा देखें, यदि नॉर्मल ग्रेजुइटी होता है तो वो उसका जितना भी मिलता है कम मिलता है। जैसे 100 रुपये मिला नॉर्मल ग्रेजुइटी, डेथ में वो 200 मिलता है, डबल रेट मिलता है, ठीक है। मतलब इन केस ऑफ डेथ जो होता है वो ग्रेजुइटी का अमाउंट उसमें बढ़ जाता है। परंतु ये ग्रेजुइटी कम मिलेगा यदि कोई 62-63 साल में ख़त्म हो गया रिटायरमेंट, तो उसके फैमिली वालों को क्या है, डेथ सर्टिफिकेट तुरंत प्रस्तुत करना पड़ेगा आपको सर्विस जहाँ पर कर रहा है। यदि वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं देता है तो उस केस में नहीं मिलता। तो कईयों को मालूम नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है। तो यदि कोई रिटायरमेंट के पता चला 3 साल बाद ख़त्म हो गया, 4 साल बाद ख़त्म हो गया, तो उसके परिवार वालों ने क्या है, मतलब यह है इन्फॉर्म ही नहीं करते हैं। कुल मिला के फैक्ट्री को इन्फॉर्म ही नहीं किए तो उन्होंने प्रोसेस ही नहीं किया। परंतु अब इस सर पर्स में ये फैसिलिटी दे दी गई ऑटोमेटिक का। हाँ जी बोलिए। सर हमारे फैक्ट्री में जेडब्ल्यू थे हाँ जो जिनका रिटायरमेंट 30 तारीख को हुआ था। हाँ जी। तो 30 को सर रिटायर हो गए, फैक्ट्री से आउट हो गए हाँ और घर पहुंचे हैं सर, उनकी डेथ हो गई। हाँ। तो इस केस में ग्रेजुइटी कौन सी मिलेगी सर, नहीं रिटायरमेंट वाली नहीं, यदि कि देखो डेथ? 12 बजे के बाद यदि हो गए हैं तो दो ग्रेजुइटी के हकदार होंगे। पहली तो आपके वो नॉर्मल वाली ही मिलेगी, परंतु अब एक दिन का या आधा दिन का डिफरेंस होगा तो वो डिफिशियंसी ग्रेजुएशन उनको कुछ बनेगा ही नहीं अमाउंट। क्योंकि जैसे 30 तारीख को रिटायरमेंट हुआ 12 के बाद, तो 12 के बाद सर्विस ख़त्म हो जाती है तो ग्रेजुइटी मिल गया। अब डेथ ग्रेजुइटी रिटायरमेंट के बाद हुआ है घर में, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो बनेगा ही नहीं। एक दिन का डिफरेंस कितना बनेगा भाई, 100, 500, 1000 इतना बनेगा। तो उस केस में ज़्यादा नहीं होगा। तो ये तीसरा था। इसके बाद चौथा जो है हमारे का रेसिड्यूरी ग्रेजुइटी बोलते हैं, ठीक है, रेसिड्यूरी ग्रेजुइटी। ये आपको जनरली उस केस में दिया जाता है। रेसिड्यूरी ग्रेजुइटी डेथ ग्रेजुइटी का ही एक पार्ट है जो हमने बताया कि आफ्टर रिटायरमेंट यदि किसी की डेथ हो जाती है तो रेसिड्यूरी ग्रेजुइटी उसको बोलते हैं, एक शब्द है। डेथ में हमने दो कंडीशन बताया, एक वाइल सर्विस के दौरान यदि होता है ड्यूरिंग द सर्विस, और एक आफ्टर रिटायरमेंट। तो आफ्टर रिटायरमेंट वालों के लिए जो शब्द हैगा वो रेसिड्यूरी आपका ग्रेजुइटी के नाम से है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। पहला आपका सर्विस ग्रेजुइटी जो होता है। हाँ जी रितेश। सर हाँ ये बोलिए। कारपोरेशन में लागू होगा?
सब में हमने बताया ना कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होते हैं, प्राइवेट, इवन कॉर्पोरेशन में कॉन्ट्रैक्ट। लागू हो। अरे सभी में भाई, प्राइवेट हमने शुरू में डेफिनेशन बताया, प्राइवेट कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, ठीक है। कॉरपोरेशन तो बहुत बड़ा होता है, कॉरपोरेशन तो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट होता है, ठीक है, तो उसमें तो हाँ रहेगा ही। तो ग्रेजुएटी का है, ठीक है। पहले ग्रेजुएटी प्राइवेट को नहीं मिलती थी, परंतु जो अमेंडमेंट 2018 में आया है तो मोदी सरकार ने इसमें क्या है, प्राइवेट वालों को भी ग्रेजुएटी कर दिया। हमको भी ग्रेजुएटी, पहले क्या है एनपीएस वालों को ग्रेजुएटी नहीं था, आपको मालूम होगा, एनपीएस वालों को ग्रेजुएटी नहीं था। 2018 में जो है ग्रेजुएटी को ऐड किया गया। तो मतलब जब शुरू वाला 1972 एक्ट है उसमें ग्रेजुएटी का प्रावधान केवल सर्विंग एम्प्लॉय को था, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद जो अमेंडमेंट 18 का आया और 21 का आया उसमें आपको सभी को कर दिया कि प्राइवेट कंपनी में भी तो कोई काम कर रहा है उसको भी दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसको भी दिया जाएगा। तो ग्रेजुएटी का हकदार अभी सभी हैं लेटेस्ट, इन केस ऑफ यदि 18 के बाद ये बोले तो सबके हैं। तो सर्विस ग्रेजुएटी का क्या है, दोज एम्प्लॉय, ठीक है, वे सारे कर्मचारी हु हैव नॉट कंप्लीटेड 10 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस। तो हमने बोला था कि पेंशन के लिए कम से कम 10 साल सर्विस होना चाहिए, तो 10 साल सर्विस कंप्लीट कर लेता है तो वो पेंशन का हकदार होता है, ठीक है। यदि किसी कर्मचारी ने 10 साल की सर्विस नहीं की है तो उसे रेगुलर पेंशन तो नहीं मिलेगी। जैसे आपने क्या है जो 1972 एक्ट के तहत अधीन है वो काम कर रहे हैं, यदि 9 साल या 8 साल में रिटायर हो जाते हैं, मतलब सर्विस छोड़ देते हैं, रेजिग्नेशन दे दी है, उस केस में उनको सर्विस क्वालिफाइंग नहीं हुई है तो पेंशन का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। तो पेंशन के अलावा जो है पेंशन के रूप में उसे ग्रेजुएटी मिलेगा, सर्विस ग्रेजुएटी। तो मतलब दोज एम्प्लॉय हु हैव नॉट कंप्लीटेड 10 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस विल बी पेड सर्विस ग्रेजुएटी इन लीव ऑफ पेंशन, पेंशन के बदले में जो लमसम अमाउंट है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जैसे हमने बोला था पेंशन क्या है, 10 साल है, 10 साल से ऊपर वालों को मिलता है, तो जिन्होंने नहीं किया है तो ग्रेजुएटी तो कम से कम मिलेगी, और 5 साल वाले को भी मिलेगी, वो आगे पढ़ेंगे हम। दिस कैलकुलेशन एट द रेट ऑफ हाफ मंथ एल्यूमिनेट्स ऑफ एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड ऑफ द क्वालिफाइंग सर्विस। तो हाफ मंथ का मिलता है, ठीक है, और एवरेज 6 मंथ, एवरेज 6 मंथ में हाफ मंथ के हिसाब से मिलेगा। जैसे मतलब हमने बोला 5 साल, तो 5 साल में हाफ मंथ कितने होते हैं, 10, तो 10 का मतलब हाफ हो गया, तो हाफ मंथ एम्प्लॉयमेंट हुआ। तो कुल मिला के यदि ये सिंपल समझे कि 6 महीने में जो भी बेसिक का है वो आधा मिलेगा 15, या 1 साल का 15 काउंट कर लें। इसके बाद है आपका दोज एम्प्लॉय हुए कंप्लीटेड, ये एग्जाम्पल में सारा कंप्लीट है। हाँ जी, तो जो आपने 6 मंथ वाला बताया वो समझ में नहीं आया। 6 मंथ का मतलब हमने बोला सर्विस काउंटिंग कैसे होती है हमारी, 1 साल में 2 6 मंथ होते हैं, ठीक है, 2 6 मंथ होते हैं ना, तो 1 6 मंथ का आधा 15 दिन का पेमेंट मिलेगा। यदि आप 6 महीने काम करोगे तो 15 दिन का, जैसे आपका बेसिक है अभी 40,000 बेसिक है, तो 40 का आधा कितना होता है, 20,000। तो यदि 6 महीने काम किया है आपने तो 20,000 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे यदि आपने 6 महीने के मतलब यदि 8 साल सर्विस की है तो 4 साल होता है, मतलब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 दिन का, ठीक है, 4 गुणित 15 करेंगे, उसमें फिर जो आपका बेसिक होगा ये, तो इस हिसाब से ये है। इसका कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे, सभी केस का हमने उदाहरण लिया है, ठीक है, तो उसमें और क्लियर आएगा। फिर भी आपको ये सारे पढ़ने हैं क्योंकि खाली स्थान में यही आएगा, आपको जो एग्ज़ाम में आएगा वो डेफिनीसन से आएगा, इसलिए मैं बोलूँगा डेफिनीसन सब लोग अच्छे से पढ़ लेना। आपको क्या आएगा, ऐसे ही लिखा रहेगा कि आपको सिंपल लिख दिया कि भाई सर्विस ग्रेजुएटी, ठीक है, इस पे या कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ हाफ मंथ इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, फॉर एवरी कंप्लीटेड। अब ये 6 मंथली वाला आपको छोड़ सकता है या फिर हाफ मंथ को छोड़ सकता है अगर खाली स्थान में, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। दोज हु हैव कंप्लीटेड 5 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, सर्विस ग्रेजुएटी विल बी एडिशन टू द रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। जिसने भी 5 साल के सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस की है उसे आपको ये ग्रेजुएटी आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्वालिफाइंग सर्विस की बात हो रही है, मतलब क्वालिफाइंग सर्विस हमने बोला है कि 4 महीने
4 साल 9 महीने वालों को भी मिलेगा। सर्विस जो काउंट होती है 3 मंथ या 3 से 1 दिन भी ज़्यादा होता है तो उसको 6 मंथ काउंट किया जाता है, ठीक है। 3 महीने 1 दिन भी यदि किसी ने काम किया तो उसको 6 मंथ कंप्लीटेड किया जाता है। और यदि वह मतलब 1 दिन भी कम हो गया 3 महीने से तो उसको मतलब 3 महीने का नुकसान होगा, 4 साल ही काउंट होगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी इसके बाद वाला पॉइंट, उदाहरण हम एक साथ देखेंगे कुछ। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी इज एडमिसिबल टू ऑल एम्प्लॉयज़ हु रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है। तो 5 साल के बाद जो भी रिटायर्ड हो रहा है तो आपको उसको मिलेगी। मतलब तो जनरली कभी कभी एक्स सर्विस मैन आते हैं, तो एक्स सर्विस मैन आ रहे हैं तो वही ज़्यादा उम्र में आ रहे हैं, 50 में आ रहे हैं, 45 में आ रहे हैं, और उनका क्वालिफाइंग सर्विस कम है या कहीं और जॉब लग जाता है तो पता चला कि 5 साल बाद वो वहाँ से स्किप करके चले जाते हैं, तो उस केस में उसको मिलेगा। तो कम से कम 5 साल क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए एट द रेट ऑफ 1/4, ठीक है, ऑफ एम लिमिट। तो यहाँ पर वहाँ देखेंगे तो 1/2 था, ठीक है। इन केस ऑफ ये वाला देखेंगे तो सर्विस ग्रेजुएटी में सब में अलग अलग फार्मूला रहेगा, बहुत आपको ध्यान से ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं आपको हाफ रहेगा, कहीं 1/4 रहेगा, कहीं 1/2 रहेगा, ठीक है, हाफ रहेगा। तो वो आपको ध्यान देना कि कहाँ क्या चीज़ लगना है, कि फार्मूला में उसी हिसाब से लगाना है। यहाँ पर जो हैगा एट द रेट ऑफ 1/4, ठीक है, आपका है 1/4 ऑफ एम्लुमेंट। एम्लुमेंट का मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पर बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए का 1/4। यदि 40,000 है तो उसको आप काउंट करिए 10,000 फॉर एज कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड। यदि हम बोले 5 साल यदि किसी ने सर्विस किया है तो 5 साल का 6 मंथ करेंगे 10 साल हो जाएगा, 5 का डबल करेंगे 10 साल, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वह 1/4 करेंगे उसका जितना भी होगा, और उसका जो बेसिक होगा, ठीक है, 1/4 40,000 यदि, तो 40,000 आप यहाँ आप ऐसा कर देंगे। मतलब 6 महीने 5 साल सर्विस किया है, 6 महीने का एक, ठीक है, तो उसके हिसाब से हुआ 10 6 मंथ हो गए, 1/4 कर देंगे और 40,000 उसका बेसिक। तो 40,000 जो है उसका 40,000 पर उसमें डीए इंक्लूडेड है, ठीक है। ये अभी हम फार्मूला जब निकालेंगे तो अलग से करेंगे इसको, इंक्लूडेड डीए। तो इस हिसाब से आपका रिटायरमेंट ये ग्रेजुएटी कैलकुलेट हो जाती है। सब्जेक्ट टू, इसमें भी कंडीशन लगा दिया है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 16.5 मंथ। मतलब क्या है, 16.5 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा, या 6 मंथ में इसे देखें तो 33 से 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ यदि हम देखें तो 33 में आ जाएगा 33 ऑफ 6 मंथ, ठीक है। या इसे का, क्योंकि देखिए आप 6 मंथ, एक ईयर में 6 मंथ हो रहा है आपका 2, तो यदि साल गिनेंगे तो 16.5 मतलब आपको मिलेगा, ठीक है। चाहे 33 मंथ कीजिए, चाहे आपका 16.5 कर दीजिए मंथ, तो 16.5 मंथ की आपका लगभग ग्रेजुएटी आपकी अमाउंट 16.5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि किसी ने सर्विस की है 40 साल तो 40 साल का नहीं मिलेगा उसको, याद रखिए। यदि 40 साल किसी ने किया है या 35 साल किया है, 36 साल है, तो उसको जो ईयर होगा जहाँ पर, वहाँ को हमको 40 नहीं रखना पुट करना, हमको 33 ही करना है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम देंगे टेस्ट में, 4-5 प्रकार के देंगे। फर्स्ट टाइम हो सकता है आपका गलत होगा, तो गलत होगा कोई बात नहीं, उसमें सॉल्यूशन भी रहेगा। आप जब गलत करेंगे या सही करेंगे तो उसमें सॉल्यूशन भी दिखेगा। नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस मार्किंग कभी भी रहे तो आपको जो न्यूमेरिकल वाले हैं, जब तक आपका 100% एक्यूरेट ना हो जाए तब तक आप तुक्का मत लगाइए, क्योंकि न्यूमेरिकल में संभावना जो तुक्के की होती है वो मान लीजिए कि 1% होती है, बहुत कम, ना के बराबर। तो यहाँ पे कम से कम ये 1/1/2016 है, थोड़ा स्क्रीन में गड़बड़ दिख रहा होगा, 1/1/2016, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको ये मतलब इम्प्लीमेंट हुआ है कि आपके ग्रेजुएटी का जो है 20 लाख कर दे। अपन जो बोल रहे थे 18 नहीं, उसको 1/1/20 करी, मगर वो एक्चुअली क्या है आपको मालूम होगा, जो पे कमीशन 1/1/2016 से था लागू हुआ, परंतु इसका घोषणा कब हुई थी, 2018 में। तो इसलिए हमको याद रहता है कि 2018 से 20 लाख कर दिया, मगर इम्प्लीमेंटेशन कब से दिया, 1/1/16 से।
तो जो 18 में रिटायरमेंट हुए या 18 में गए हैं उनको क्या एरियर मिला था, ग्रेजुएटी का भी एरियर मिला, क्योंकि उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन डेट दी जाता 1/1/2016 से। तो जनरली याद रहता है कि भाई 20 लाख किया 18 में, तो आप यदि पे कमीशन जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो कहाँ से पे होगा, तो वो 1/1/16 के हिसाब से पे होगा। तो ये आपको क्या रखना है, 16.5 टाइम्स जो होता हैगा एम्लूमेंट्स का बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए लिख लीजिए, जो रिटायर होने वाला है बेसिक प्लस डीए, उसमें आप क्या 16.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल रिटायरमेंट ग्रेजुएटी आपका आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और 20 लाख से कम है तो कम वाला मिलेगा, 20 लाख से यदि ज़्यादा आ रहा है तो अपन को 20 लाख मिलेगा, 20 से ज़्यादा नहीं है। पहले 10 था, 10 के बाद ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ग्रेजुएटी है वो इंक्रीज की गई है 1/1/2060 से, कहाँ से, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा ऑप्शन आ सकता है। चलिए देखें डेथ ग्रेजुएटी। डेथ के ग्रेजुएटी के केस में यदि हम देखें, ठीक है, यदि किसी की यदि डेथ हो जाती तो अब किस हिसाब से हेलो मिलेगा। हाँ सर। बोलिए। सर जैसे 40 साल की सर्विस है हाँ है ना, और मैक्सिमम 33 साल की सर्विस पे ही मिलना है ये हाँ, ग्रेजुएटी, मैक्सिमम 33 में ही मिलना है, यदि 40 है साल ना। कंप्लीटेड है तो 33 में ही मिलेगा। लेकिन जो रिटायरमेंट हो रही है 40 साल पे, उसकी लास्ट जो सैलरी ड्रॉ कर रहा है वो हाँ उसी पे मिलेगा ना। उसी पे मिलेगा, 40 साल में जो लास्ट पेमेंट है आपको उसी पे मिलना है, तो मगर और सर कैलकुलेशन में 33 में आएगा। हाँ जी। ठीक ठीक। अच्छा सर, एक और है जो सर्विस ग्रेजुएटी थी, हाँ जी। है ना, वो 5 साल पर मिल रही है, उसी में रिटायरमेंट भी 5 साल की मिलेगी, हाँ 5 साल में दोनों मिल जाएंगी एक मतलब, साथ। हाँ दोनों ही मिल जाएंगी, ठीक है, यदि डेथ के अच्छा, केस दोनों एक में। साथ मिल हाँ जाती हैं, ठीक है ठीक है, तो थैंक यहाँ यू। पे आप देखेंगे डेथ ग्रेजुएटी, ठीक है, यदि आपकी सर्विस के दौरान यदि डेथ होती है, सर्विस के बाद होती है, तो दोनों के केस में हम एग्जांपल आगे लेंगे, ठीक है। तो डेथ ग्रेजुएटी आपका एक रहेगा, तो एडमिशन इन केस ऑफ डेथ इन सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि यदि किसी व्यक्ति की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जैसे आपका रिटायरमेंट नहीं हुआ, रिटायरमेंट के पहले वाला अपन ले रहे हैं, ठीक है, रिटायरमेंट के पहले वाला, रिटायरमेंट के बाद वाला अगली स्लाइड में लेंगे, जिसे हम जो आपका नेक्स्ट जो बोलते हैं वो। तो यहाँ पर यदि सर्विस के दौरान यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये तो हर केस बनता, कोई 1 साल में ही किसी का हो गया, या 2 साल, 3 साल, 5 साल, किसी भी दौरान, तो अलग अलग इसमें दिया है कि कितना ग्रेजुएटी पे किया जाएगा, जो आपको फैमिली को किया जाएगा, ठीक है। डेथ ग्रेजुएटी पेबल टू फैमिली। अब फैमिली क्या है हमने पढ़ा दिया है कई बार, वही फैमिली है। लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है ये ध्यान रखना है। यदि किसी की मृत्यु 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग कर लिया है, और 1 साल के अंदर यदि मृत्यु हो जाती है, भले 1 दिन है 2 दिन है, उससे डिफरेंट, तो 2 टाइम्स ऑफ एम्यूलमेंट्स, ठीक है, एम्यूलमेंट्स का 2 टाइम्स, मतलब यदि उसकी वे 18,000 में ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है, तो 18,000 गुणे 2, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें प्लेन फार्मूला दिया है 2 टाइम्स ऑफ एम्लूमेंट, मतलब आपका डीए नहीं जो रहता है। रहेगा ना बेसिक पे प्लस डीए, ग्रेजुएटी में हमेशा डीए रहेगा, याद रख लीजिए। मतलब जो ग्रेजुएटी होगा, इनकेसमेंट होगा, लिव इनकेसमेंट, इसमें आपका रहेगा, पेंशन में आपका नहीं रहेगा, तो कहीं कहीं जो रहेगा वो है। कम्यूटेशन में हमने पढ़ा था, कम्यूटेशन में भी नहीं था, तो जहाँ पर है नहीं है वो आप उदाहरण में अब लिख लेंगे। तो यहाँ पर बेसिक प्लस डीए का 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे उतना उसको ग्रेजुएटी। बाकी जो पेंशन है वो आपको बनेगी, क्योंकि 1972 एक्ट में जो सुधार हुआ है उसमें यदि किसी की भी सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है, भले वो एनपीएस का है या ओल्ड पेंशन, उससे लेना देना नहीं है, उसको पुरानी पेंशन ही दी जाएगी, ठीक है। तो पुरानी पेंशन प्लस उसको ग्रेजुएटी 2 टाइम्स। इसके बाद 1 से 5 साल के अंदर, ठीक है, 5 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ठीक है, 5 साल के अंदर, 1 से 5 साल के अंदर यदि किसी की मृत्यु होती है, 1 के बाद और 5 के अंदर, तो 6 टाइम्स से मिलता है, ठीक है। बेसिक प्लस डीए में 6 का गुणा कर दीजिए, उसकी ग्रेजुएटी निकल आएगी। यदि 5 साल और 11 साल के अंदर, 5 के 5 या 5 के ऊपर और 11 के नीचे 12 टाइम्स मिलता है, ठीक है, जो भी बेसिक प्लस डीए का 12 टाइम, और 11 साल से ऊपर या 11 और 20 से कम उसमें मिलेगा 20 टाइम्स, ठीक है। इसको हाँ साउंड बंद रखे, किसी का चालू है।
इसके बाद 20 साल या ज़्यादा, तो 20 साल ज़्यादा के लिए आपको मिलेगा हाफ ऑफ पेमेंट फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 30। तो 20 साल तो हमने बोला था कि क्वालिफाइंग सर्विस हो जाती है, नॉर्मल क्वालिफाइंग सर्विस कहलाती है, पेंशन के सारे बेनिफिट कंप्लीट मिलते हैं। तो यहाँ चूँकि 20 साल के ऊपर हो गया है तो आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा 33 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्योंकि आपका यह 20 ईयर्स हो रहा, तो 20 के हिसाब से यदि 6 मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 6 मंथ हो जाएंगे तो 40 तो दे नहीं सकते, हमने बोला मैक्सिमम 33 टाइम्स ही आपको दे सकते, 33 टाइम्स एलिमिनेट्स जो होगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फार्मूला में हाफ याद रखना है, हाफ ऑफ एवरी 6 मंथली का आपका हाफ होगा, ठीक है। और तो ये फार्मूला में कन्वर्ट करके अपन आगे देखेंगे। ये आप टेबल आपको याद रखना है, डेथ ऑफ कम ग्रेजुएटी, ये आपके नए के हिसाब से है। हमने ये जो स्लाइड लिया है वो 18 में जो पब्लिश हुई तो उसमें, और 21 में भी सेम है, ये जो 2021 का पब्लिकेशन था उसमें भी आपको ये सेम स्लाइड मिलेगी। रेजिड्यूरी ग्रेजुएटी, तो रेजिड्यूरी ग्रेजुएटी इन केस ऑफ आफ्टर रिटायरमेंट विद इन 5 ईयर, व्हेन एन एम्प्लॉय डाइज विद इन 5 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट, यदि कोई भी रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, 5 साल के अंदर यदि उसका ख़त्म हो जाता है। अब ये नहीं रखना कि 60 साल के बाद ही रिटायरमेंट भाई पहले भी हो सकता है ना, 10 साल यदि कंप्लीशन करने के बाद रिटायर ले लिया, 20 साल के बाद रिटायर ले लिया है, या फिर शैक्षिक निवृत्ति ले लिया है, तो कुल मिला के रिटायरमेंट के बाद यदि 5 साल के अंदर यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो एंटाइटल्ड होता है उसका परिवार रेसिड्यूरी आपके ग्रेजुएटी का। तो द टोटल अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय हिम एंड अकाउंट ऑफ पेंशन ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन अमाउंट इज लेस देन 12 टाइम्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स ड्रॉन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। मतलब इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि जब कोई भी कर्मचारी जो है यदि रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर यदि ख़त्म हो जाता है, एंड मतलब याद रखें, टोटल अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय हिम, रिटायरमेंट के समय उसने जितना रिसीव किया था, क्या, पेंशन ग्रेजुएटी कम्यूटेशन अमाउंट, जितना इन सब का ऐड होगा, पेंशन ग्रेजुएटी, पेंशन मतलब उसका जैसे 40,000 पेंशन बना है तो वो 40,000 काउंट होगा, ठीक है। और उसके बाद ग्रेजुएटी उस समय उसको कितनी मिली थी, कम्यूटेशन पेंशन कितना मिला था, वो सारा अमाउंट ऐड कर लीजिए। और यदि वह 12 टाइम्स और एमिनेंट से कम आता है, ठीक है, 12 से कम आता है तो ड्रॉन एट द टाइम, तो उस समय आपको ये रेजिड्यूरी ग्रेजुएटी का जो डिफरेंस है, डिफिशियंसी, ठीक है, द डिफिशियंसी इज़ ग्रांटेड टू हिम नॉमिनी फैमिली, इसे ही हमें बोलते हैं रेजिड्यूरी ग्रेजुएटी। इसका मतलब समझ लिए, अभी समझ में नहीं आया होगा कि कोई भी व्यक्ति यदि रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है, और 5 साल के अंदर यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो रिटायरमेंट के समय उसे कुछ पेंशन मिला होगा, फर्स्ट मंथ की जो पेंशन बनी होगी, पेंशन जैसे किसी की सेट हुई 40,000, ठीक है, तो 40,000 का आधा हुआ 20,000, तो 20,000 प्लस उस समय उसको ग्रेजुएटी मिला होगा, उसने पेंशन बेचा होगा, कम्यूटेशन पेंशन, वो सारा अमाउंट को उसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। यदि वह 12 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट से कम है, ठीक है, लेस देन है, वो किस केस में आएगा कि 5 साल या 6 साल या 10 साल में कोई रिटायर ले लेता है तो उस हिसाब से वो बन जाएगा। बाकी के केस में तो मैक्सिमम मिलता ही नहीं हैगा। ड्रॉन एट द टाइम्स ऑफ रिटायरमेंट, द डिफिशियंसी, उसके बीच जो भी डिफरेंस होगा आपका वो मिलेगा। तो डिफरेंस कभी कभी ये आपका मिल जाता है, कभी कभी डिफरेंस नहीं भी आता है, तो ये कैलकुलेशन हम हमें देखेंगे ग्रेजुएटी में। और देखते हैं 4 प्रकार की अपन ने ग्रेजुएटी देखा। अब ग्रेजुएटी में कुछ रिकवरी देखते हैं, रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज़। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि यदि किसी गवर्नमेंट सर्विस से रिकवरी करना है तो वो किससे करेंगे, तो ग्रेजुएटी से करना है रिकवरी। इट इज़ परमिसिबल टू मेक रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज फ्रॉम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी इवन विदाउट ऑब्टेनिंग हिज कंसेंट। अब इसमें ये है, इसमें इतनी फैसिलिटी दे दिया है एम्प्लॉयर को कि परमिशन नहीं लेना, सामने कंसेंट नहीं लेना, उसका सलाह नहीं लेना, ना ही उसको नोटिस देना है कि भाई हम आपकी ग्रेजुएटी से पैसा काट रहे हैं,
ठीक है। यदि कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ है तो आपको बिना बताए उसे ग्रेजुएटी से पैसा काट सकते हैं, ठीक है। काटने के बाद हो सकता है आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, या आप खुद यदि मांगेंगे तो वो लेटर दे देंगे कि भाई आपका जो गवर्नमेंट ड्यूज़ था ग्रेजुएटी से इतना काट लिया गया है। इसके बाद इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होगा, ग्रेजुएटी में लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तो बोनस है, गवर्नमेंट आपको सर्विस के लिए दे रही, कोई इनकम नहीं है, हमने अर्निंग नहीं किया हुआ है, इसलिए इसमें टैक्स लगना चाहिए नहीं, तो नो इनकम टैक्स। अंडर सेक्शन 10(10) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 नो इनकम टैक्स कैन बी लेविड ऑन द रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। तो याद रखिए, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी या एनी टाइप्स ऑफ ग्रेजुएटी में आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किस में इनकम टैक्स लगता है, किस में नहीं लगता है। लिव इनकेसमेंट में आपका इनकम टैक्स लगता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ में रहेगा कि इनकम टैक्स लगेगा, कहीं नहीं लगेगा। तो ये हम बहुत सारी चीज़ हम क्वेश्चन में कवर करेंगे। आप यदि सब चीज़ पूछेंगे, सब चीज़ हम इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। परंतु आप हमारे क्वेश्चन देखेंगे कि मैक्सिमम चीज़ हम उसमें कवर करेंगे। यदि सारे टेस्ट आप कंप्लीट कर लेंगे तो हमने बोला ना कि 60% हमारे में रहता है, 20% हमारा क्वेश्चन में कवर हो जाता है, 20% आप खुद अपनी एबिलिटी से कमा सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुएटी कैलकुलेशन का हम अब यहाँ देखेंगे। किसी व्यक्ति का रिटायरमेंट, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे कि ये किसी व्यक्ति का रिटायरमेंट जो है 31/10/2017 को होगा, ठीक है। अब उसको ग्रेजुएटी किस हिसाब से मिलेगी, उसके हिसाब से यदि देखें, यदि उसका जब रिटायरमेंट हुआ था उस समय उसका लास्ट वेतन जो था वह 38,100 रुपये था, ठीक है। मतलब लास्ट वेतन था 38,100 रुपये। तो ग्रेजुएटी है तो इसमें हमको डीए भी इसमें लगाना है। तो यदि हमें इसका एम्यूलमेंट्स ऑफ ग्रेजुएटी फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, एम्यूलमेंट्स कैलकुलेशन करना, तो इसका फार्मूला क्या है कि जो बेसिक पे होगा और उसका डीए, तो इसका जो भी डीए होगा आप 4% निकालें या अभी के हिसाब से निकालें जैसे, तो 31/10/2017 को जो डीए था उसके हिसाब से कैलकुलेशन देखें तो उस समय शायद 4% 8% जितना भी हो, तो 38,000 का जो डीए निकाला गया है वह 1524 रुपये आया, ठीक है। तो उसके हिसाब से डीए ऐड करने के बाद उसका एम्यूलमेंट से कितना बन गया, 39,624 रुपये। तो ये इसका एम्यूलमेंट्स हो गया है, इसी में मल्टीप्लाई होना है कि भाई हमको 16.5 गुना 33 गुना कितना देना है, इसी पर डिपेंड करेगा। तो उसने सर्विस जो क्वालिफाइंग सर्विस किया था 33 ईयर्स या मोर क्वालिफाइंग सर्विस, 33 साल या 33 साल से ज़्यादा किया हुआ है, उस केस में उसको 16.5 महीने का ही मिलना है। 16.5 को डबल करेंगे कितना आएगा, 33। तो यहाँ पर जो है शायद पीछे वाले 1/4 वाला हमने पढ़ाया था या भूल गया बताना आपको। सर बताया था बताए थे सर, हाँ ठीक है, वही हमने बोला था 1/4 कुछ था। तो ये आपका नॉर्मल रिटायरमेंट है। डेथ वाले में मतलब हाफ होता है, डेथ में हमने बताया था हाफ होता है, नॉर्मल में 1/4 होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कहीं कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये वाला हमने पॉइंट देख लिया। इसमें देखेंगे 33 साल या उससे ज़्यादा के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। यदि उसने 33 साल की सर्विस कंप्लीट किया है और या ज़्यादा है, ठीक है, उस केस में तो यहाँ पर हमने फार्मूला बताया था कि जो आपका एम्यूलमेंट्स है बेसिक प्लस डीए लिखना है, उसका 1/4 करना है, ठीक है। 1/4 के बाद आपका जितना भी ईयर्स होगा उसका एम्यूलमेंट्स लेना है। तो 33 साल हुआ है, तो 33 साल के सर्विस में यदि हम एम्यूलमेंट्स देखते हैं तो कितना हो जाता है आपका, और 6 महीने का एक होता है, तो उस हिसाब से आपका 66 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 66 ले लें, ठीक है। यदि 1/4 को डिवाइड करेंगे तो आप ये 1/4 को 66 से डिवाइड करेंगे तो वो लगभग इतना ही आएगा। तो हमने बोला था कि सिंपल सा ग्रेजुएटी का फार्मूला बिल्कुल सिंपल, यदि समझिए तो 16.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 16.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैसे भी आ जाता है, ठीक है। 1/4 कर रहे हैं, फिर उसका 33 साल है, 33 साल में हम उसमें 6 मंथ काउंट करते हैं तो 6 मंथ डबल हो जाएंगे, 33 का 66 हो जाएगा, 33 यदि ले रहे हैं तो
तो डबल कर दिया उसका, 1/4 कर दिया ये। अब उसे 33 से ज़्यादा जितना भी होगा, जैसे अब किसी ने 40 साल की सर्विस की है तो 40 साल में ये 80 हो जाएगा, तो 80 तो देंगे ही नहीं, 33 से ज़्यादा मतलब 66 से ज़्यादा हम दे नहीं सकते हैं, तो ये होगा। यदि इसका सॉल्वेशन तो आपको फार्मूला कौन से याद रखना है, ये वाला सिंपल वाला, ताकि गलती की संभावना नहीं होगी। परंतु डेफिनेशन के फॉर्म में 1/4 आपको याद रखना है कि 1/4 जो होता है रिटायरमेंट ग्रेजुएटी जो होता है 1/4 ऑफ एमलमेंट्स होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यदि फार्मूला किसी को बताना है, कोई आपके पास आया कि सर हमारी ग्रेजुएटी कितना होगी, बस उससे बेसिक पूछिए, और 33 साल से ज़्यादा सर्विस किया है तो 16.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आ जाएगा। तो इसके बाद यदि हम देखें कि यदि कैलकुलेशन जो है आपका 20 लाख विच एवर इज लेस देन, जो भी लेस होगा उसके हिसाब से मिलेगा। तो यदि आपका मल्टीप्लाई करने पर 20 से कम है तो वो कम मिलेगा, यदि 20 से ज़्यादा है तो 20 लाख मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखें आपको मिल रहा है मतलब 16.5 का गुणा करते हैं तो 6,53,796 रुपये बनता है, और नियम बोलता है कि मैक्सिमम 20 लाख तक दिया जा सकता है। तो विचेवर इज लेस, जो भी छोटा है तो छोटा तो 6 लाख है, तो आपको मतलब इस कंडीशन में जो एग्जाम्पल है उसके हिसाब से 6,53,796 रुपये ग्रेजुएटी आपको मिलेगा। यहाँ पर हमने देखा एग्जाम्पल ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लास्ट में हमने बता दिया कि आपकी ग्रेजुएटी इतना होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देखें क्या लिखा हुआ है कि डेथ ग्रेजुएटी, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डेथ ग्रेजुएटी। यदि किसी के डेथ हो जाती है उस समय ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन जो कैसे होगा, यदि 1/10/2016 में यदि किसी की मृत्यु हुई है, उसकी उस समय लास्ट वेतन जो था 38,100, लास्ट वेतन सेम है, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि डेथ केस में हमको ज़्यादा मिलता है और नॉर्मल रिटायर के केस में कम मिलता है, ये आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि उस समय यदि हमें डीए है जो कैलकुलेशन 1/10/2016 जब पे कमीशन आया था तो उस समय जो मर्ज हो गया था, आपको मालूम है कि 125% कुछ मर्ज हो गया था और 129% था। जब आपका पे कमीशन आया उस समय डीए 129% हो गया था, तो गवर्नमेंट ने 129 में 125% को बेसिक में मर्ज कर दिया था, ठीक है। तो मर्ज करने के बाद जो अमाउंट आ रहा था वो ऑलमोस्ट जो 17,500 कुछ आ रहा था, तो उसको मिनिमम जो है 18,000 में किया गया था, ठीक है। 18,000 के अतिरिक्त तो उन्होंने किसी प्रकार का कंपनसेशन नहीं दिया था, और जनरली रूल जो है वो 16 से 18% कंपनसेशन देने का रूल है। तो ये जो लास्ट वाला वेतनमान आया था उसमें इसको अवॉइलिश किया गया था कि हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है मतलब मर्ज करने के बाद 125% डीए मर्ज करने के बाद उसमें लगभग 16 से 18% हमको इन्हांस करना था, तो वो इन्हांस गवर्नमेंट ने नहीं किया। उसके कारण जो हमारा वेतन हुआ था 18,000 मिनिमम, परंतु अपन ने लड़ाई लड़ा था कि वो 24 होना चाहिए रूल के हिसाब से। यदि हम 18% उसमें और करते तो वो हमारा पहुंच रहा था 24,000। तो ये मांग जो थे गवर्नमेंट से जायज़ थे कि मिनिमम बेसिक जो होना चाहिए वो 24,000 होना चाहिए एज़ पर बाय लॉज, परंतु गवर्नमेंट ने क्या है कि दिस इज़ द अवर पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, और दुनिया भर का बना के उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। और हमारे कुछ सीनियर लीडर ने उसमें साइन भी कर दिया था, उसका पब्लिकेशन भी हुआ था कि जो हमारे सीनियर लीडर हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसका पब्लिकेशन भी आया था, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर देखेंगे कि 4% के हिसाब से यदि डीए कैलकुलेट करते हैं तो 1524 होता है, उसमें ऐड कर लीजिए आप, उसका एमिलमेंट्स ऑफ ग्रेजुएट आ जाएगा, ठीक है, 39, ये आपका 39,624 रुपये। अब यदि हम इसका बोलें कि 33 साल उसने सर्विस किया है, यह 33 से ज़्यादा किया हुआ, क्योंकि इससे ज़्यादा तो है नहीं है, ठीक है, डेथ में। तो यहाँ पर डेथ ग्रेजुएटी जो है आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। कितना है आपका 1/2, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है, परिवार का भरण पोषण के हिसाब से आपका है। मैक्सिमम क्या है आपका 66 लिया हुआ है, ठीक है। 20 लाख विच एवर इज लेस, जो भी होगा उस हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पेंशन जो ग्रेजुएटी जो बन रही है 13,07,592 रुपये बना, ठीक है। तो डेथ के केस में हमारा यहाँ ज़्यादा बन जा रहेगा। तो यहाँ पर हमने लिया है ऑन रिटायरमेंट के पहले का केस लिया हुआ है। यदि डेथ जो होती है एक नॉर्मल रिटायरमेंट में, और यदि सर्विस के दौरान यदि डेथ हो जाती है तो उस केस में है
ठीक है, और एक जो होता है रेजिडरी जो होता है सर्विस के बाद होता है। तो सर्विस के बाद वाले में क्या होता है कि जनरली यदि 20 साल के बाद यदि रिटायर हो गया तो उस समय उसको फ़ायदा मिलता है। यदि 60 के बाद यदि हुआ तो उस केस में बहुत कम को ही मिलता है, ना के बराबर रहता है। फिर भी कैलकुलेशन जो है सर्टिफिकेट देने के बाद कभी कभी क्या उस दौरान आपका पे कमीशन आ जाते हैं कुछ भी, जैसे आपकी कोई की किसी की डेथ हुआ होगा 18 में, तो उस समय उसका क्या होगा 12 गुना से कम ही होगा, परंतु जब 1/1/2016 से उसका कैलकुलेशन किया गया तो उस समय उसको फ़ायदा हो गया। तो किसी केस में फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, तो वो कैलकुलेशन में समझ में आता है। तो यहाँ पर हमको 13 लाख जो है 7,592 आपको मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके अलावा कुछ हम क्वेश्चन और भी देंगे, ठीक है, सभी में, तो वो क्लियर होते जाएंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। और ये स्लाइड ये सारी जो है हम इसमें A4 साइज़ में दे देंगे, तो आप एक बार पढ़ लेंगे, सारे सवाल लगाएंगे। कम्यूटेशन पेंशन हमने कल चूँकि पढ़ा दिया था, इसको जल्दी से हम कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो रिटायरमेंट हो रहा है लमसम अमाउंट को, कम्यूटेशन पेंशन इज आल्सो नोन द लमसम अमाउंट। ये क्वेश्चन बनता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लिखेंगे सीधे लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट बोलते हैं तो उसको बोलते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशंस, ठीक है। तो इसमें क्या है 40% कर सकते हैं, ये अपन को मालूम है कि जो इंस्टॉलमेशन गवर्नमेंट आपको देता है हर महीने रिटायरमेंट के बाद, तो वो यदि चाहे तो 15 साल के को आगे मिलने वाली जो पेंशन है उसको कम्यूट करा सकता है, जो प्रेजेंट रेट, मतलब अगले आगे के रेट से नहीं, बढ़ते हुए क्रम से नहीं लेना है कि 6 महीने बाद हमारा डीए लग जाएगा, फिर डीए लग जाएगा, तो वो कितना डीए लगेगा कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट ये फैसिलिटी दी है, तो इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। देखिए गवर्नमेंट को फ़ायदा कैसे होता है कि साल में 2 डीए देना है। यदि आपका अभी का बेसिक 50,000 है, सपोज अभी का बेसिक 50,000 है, तो 25,000 मिनिमम पेंशन आपकी आधी बनती है, ठीक है। तो 25,000 है, साल में 2 डीए लगना है, 8% मान लीजिए, तो हर साल 8%, 16%, 32% ऐसे बढ़ते जाएगा। तो कर्मचारी को जो यदि कैलकुलेशन देखेगा तो उसको पेंशन बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने एक लालच दे दिया कि तुम जो लास्ट वेतन आपने प्राप्त किया है, चाहो तो आने वाले 15 साल जो है उसका आपको हम 40% पैसा पहले ही दे सकते हैं, परंतु कंडीशन क्या है कि हम लास्ट पे रेट में देंगे, आगे के डीए हुए उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जनरली क्या होता है डीए तो वैसे भी इंक्लूडेड नहीं रहता है इसमें, ठीक है। तो 40% आपको इसमें दिया जाएगा। आवाज़ नहीं आ रही किसी की, जो भी बोलो। कम्यूटेशन में एग्जांपल हमने लिया थे, बता दिया है कि क्वालिफाइंग सर्विस 33 साल 38,000, उसका हाफ कर देंगे तो पेंशन बन जाता है। उसका 40% निकालते हैं तो 7,620 रुपये हो जाता है। इसके बाद ये चीज़ हमने छोड़ दिया था, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन, यदि आप मतलब एग्जामिनेशन किस कंडीशन में नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं कि 100% पेंशन लेते हैं, वो कम्यूट नहीं कराते, 40% बेचते नहीं हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं कि बच्चे बच्चे तो सब कमा ही रहे हैं, सारे बच्चे सेटलमेंट हैं, हम और मियाँ बीवी हैं, तो क्यों ना 100% लिया जाए, ठीक है। क्योंकि लाइबिलिटी नहीं है ना, हमको घर नहीं बनाना है, ना ही किसी को पैसे देना है, तो जब तक जिएंगे 100% ले लें पैसा। तो कुछ लोग क्या है कमिट नहीं कराते, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, मेडिकल करवाना पड़ेगा यदि 100% लेते हैं। विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन कौन से कंडीशन में होता है, सुपर एन्यूएशन पेंशन। यदि आपने 60 साल की नौकरी कंप्लीट कर ली है या क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट करी है, सुपर एन्यूएशन कर लिया है, उस केस में आपको मिलेगा। रिटायरिंग पेंशन के केस में मिलेगा, कंपनसेशन पेंशन के केस में मिलेगा, पेंशन और ऑब्जर्प्शन के केस में मिलेगा। कैन बी कमिटेड विदाउट मेडिकल, मतलब ये ऐसे केस हैं जहाँ पर मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कई साल आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि कम्यूटेशन पेंशन स्कीम के अंतर्गत निम्न में से किस केस में मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या है ये याद रखना है, मतलब एक जहाँ पर भी है आप बुक बना कॉपी में लिख रहे होंगे उसमें आप इम्पॉर्टेंट नोट करके लिख लेना कि भाई इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है, सुपर एन्यूएशन में, रिटायरिंग पेंशन में, कंपनसेशन में और पेंशन और ऑब्जर्प्शन के केस में, ठीक है। विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट,
मतलब कैन बी कमिटेड विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड द अप्लीकेशन ऑफ द कमिटेड इन द, मतलब रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर यदि वो आपका कम्यूट होता है पेंशन। यहाँ पे याद रखेंगे आप, जो कम्यूटेशन पेंशन होती है वो पहले ही बन जाती है, ठीक है। यदि रिटायरमेंट के बाद यदि आप कम्यूट कराते हो, मतलब आपका मन है कि यार 100% पेंशन लेंगे, ठीक है, आपका दिमाग है 100%, रिटायरमेंट हो गया, किसी ने दिमाग दिया यार तुम घर खरीद लो यार, अरे यार मैंने तो कम्यूट कराया ही नहीं, तो आपका विचार आए तो 1 साल बाद भी कम्यूट करा सकते हैं। उस केस में यदि आप कम्यूट कराएंगे तो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा, और 100% के केस में भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मेडिकल एग्जामिनेशन इज़ नेसेसरी, ठीक है। इनवैलिड पेंशन, यदि इनवैलिड पेंशन है उस केस में आपको रहेगा, ठीक है, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी होगा। कंपलसरी रिटायरमेंट यदि आपको दे दिया है उस केस में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन है कंपलसरी है। कंपनसेट अलाउंस दिया है उस केस में आपको है पेनाल्टी केस में। अप्लाइंग आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं बता रहा था कि आपका रिटायरमेंट हो गया, आपने क्या है भाई कम्यूट नहीं कराया, तो अब यदि बाद में आपका दिमाग है कम्यूट करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल के अंदर जो यदि है 2 महीने 3 महीने के बाद यदि आप ले रहे हैं तो आपको एग्जामिनेशन आपको करवाना पड़ेगा। मेडिकल मतलब फिटनेस, किसी भी CGHS से मान्यता प्राप्त या फिर आपका CMO कोई भी हो गवर्नमेंट जो है उससे आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन गवर्नमेंट सर्वेंट विल हैव अपीयर बिफोर द कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड, तो ये आपको दिया हैगा कि जो कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड अथॉरिटी से जो अप्रूव्ड होते हैं, जनरली CSMS CGHS हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, तो उससे आप मेडिकल बना के जमा कर सकते हैं। अपील, ठीक है, कम्यूटेशन के अगेंस्ट में अपील यदि करना है, प्रोविज़न फॉर अपील अगेंस्ट द मेडिकल रिपोर्ट फॉर द रिव्यू ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट मेडिकल बोर्ड ऑफ सेकेंड बोर्ड एग्जिस्ट, ठीक है। यदि मेडिकल रिपोर्ट मतलब आपको कम्यूट के लिए बोला और GM ने वो लिख दिया कि इसका फिटनेस या मेडिकल कराया जाए, ठीक है, क्योंकि जैसे कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया और आपने बोला कि हमको ग्रेजुएटी मिलना चाहिए, तो GM बोलेगा नहीं मिलना चाहिए भाई, तो उसका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट में आ जाता है अनफिट, ठीक है, कि आपको हार्ट मतलब कुछ इसमें कंडीशन हमने लिया नहीं है, याद रखिए। आप डिटेल में पढ़ेंगे तो जो हार्ट का मरीज़ है, कैंसर का मरीज़ है या उसके कोई ऑर्गन ख़राब हैं, तो ऐसे केसेस में वो अनफिट कर देते हैं कि ये आगे जो है मतलब ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहेगा, तो उस केस में क्या अनफिट कर दिया, तो उस केस में भी आप अपील लगा सकते हैं, ठीक है, कि भले मुझे कैंसर है या हार्ट का प्रॉब्लम है, परंतु मैं दवाई ले रहा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ, मेरी फैमिली है, डिपेंडेंट है, और मेरे लिए ग्रेजुएटी मतलब कम्पिटिशन पेंशन जो है वो ज़रूरी है, तो उस केस में आप मतलब अपील करके भी आप वो ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेडिकल बोर्ड मतलब ने मना कर दिया तो आप अपील नहीं कर सकते। तो सेकेंड बोर्ड एग्जिस्ट करता है अपील के, मतलब फर्स्ट जो है जैसे विक्टोरिया ने आपको मना कर दिया है तो उसके जो हायर मेडिकल होता है एम्स जैसे हो गया, तो सेकेंड हायर बोर्ड में आप उसमें अपील दायर करेंगे, वो हो सकता है। तो एक्सपेंस विल बी मेट द इंडिविजुअल के द्वारा ये आपका जितना भी खर्चा होगा, यदि आपका फर्स्ट वाला तो GM करा देगा या फैक्ट्री करा देगी, सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन में जो भी खर्च होगा वो इंडिविजुअल को वहन करना पड़ेगा। अपील टू बी मेड विद इन द मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट, ये पॉइंट भी याद रखना है। यदि आपको रिपोर्ट मेडिकल मिल गई है कि आप जो है कम्यूटेशन पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो उस केस में 1 महीने जो रिपोर्ट मिलेगी मेडिकल रिपोर्ट 1 महीने के अंदर ही आपको अपील दायर करना है। तो ये कुछ पॉइंट था कम्यूटेशन से संबंधित। पेंडिंग डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग के केस में यदि आपकी कोई प्रोसीडिंग केस पेंडिंग है, ठीक है, कोई आपका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रहा है या चार्जशीट चल रही है, उस केस में यदि है तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर अगेंस्ट whom डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग आर पेंडिंग शैल नॉट बी एलिजिबल टू कम्यूटेड ऑफ पेंशन टिल प्रोसीडिंग आर कंप्लीटेड, ठीक है। यदि मतलब किसी कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, सर रिटायरमेंट हो रहा है उसके बाद सस्पेंशन चल रहा है या प्रोसीडिंग केस चल रहा है या हाई कोर्ट में चल रहा, तो ऐसे केसेस में क्या है कम्यूटेशन उस समय नहीं होता है।
और परंतु जब केस कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में एज पर डिसीजन, ये हमेशा याद रखेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आपको सज़ा मिल गई 3 महीने की उसके बाद हम पेंशन को कम्यूट के अधिकारी होते हैं। तो जज उसमें लिखता है कि जो भी है क्या क्या है आप लीगल है, तो आपका वकील प्रस्तुत करता है, ठीक है, कि भाई ये इसकी डिमांड है कि आफ्टर जो भी है सज़ा के बाद ये है। यदि अपील करता है और मान लेते हैं, जज उसमें लिख देता है कि उसका भाई लाइबिलिटीज़ है, तो उसके बाद ये दिया जाना चाहिए, तो वो चीज़ देते हैं। और यदि फर्स्ट में नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा देंगे तो भी आपको मिल जाएगा वो चीज़, क्योंकि ग्रेजुएटी के केस में, पेंशन के केस में 99% जो होता है फेवर में जाता है, हमेशा याद रखिए। पेंशन वाले केस कितनों भी आप देख लीजिए, कैट का केस है, कोई भले टाइम लग जाएगा, वो 99% जो होता है वो आपके जो केस लगाता है उसके फेवर में जाता है। इसमें अब कम्यूटेशन ऑफ वर्कआउट में हमने देखा था कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन का, ये कल हमने देखा था। फार्मूला होता है लमसम पेबल, लमसम अमाउंट, या इसी को बोलते हैं कम्यूटेशन अमाउंट। तो कम्यूटेशन अमाउंट बराबर क्या होता है, कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन। तो कम्यूटेड जो है आपका मैक्सिमम 40% तक कम्यूट करा सकते हो, परंतु आपको लगता है कि यार 40% क्यों कराएं, 20% ही करा लें तो 20% कराइए, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आपको लगता है कि 10% हम कम्यूट करा लेते हैं तो कम से कम हमको 10% की ज़रूरत है, आप 10 कराइए। मैक्सिमम 40% करा सकते हैं बेसिक अमाउंट का। तो बेसिक अमाउंट का 40% यहाँ लिखिए, कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन। 12 का मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है, फार्मूला में कांस्टेंट है, 12 ही रहेगा 12 मंथ के हिसाब से। इसके बाद कम्यूटेशन फैक्टर, तो कम्यूटेशन फैक्टर के लिए हमने एक टेबल बताया था कि वह नेक्स्ट ईयर वाला एज लेते हैं। जैसे 60 साल में कोई रिटायरमेंट हुआ तो उसके 61 साल की इक्विवेलेंट जो आता है वो लेते हैं। तो इसका एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। कम्यूटेशन में, हाँ जी, जैसे कम्यूटेशन में हमने, जैसे रिटायर हम आज हो रहे हैं, हाँ जी, और आज हमने कम्यूटेशन का पैसा ले लिया, हाँ हाँ और बाई चांस 1 महीने के बाद अगर डेथ हो जाती है, हाँ। तो फैमिली पेंशन में कुछ फर्क पड़ता है क्या सर? नहीं, उस चीज का? फैमिली देखिए, फैमिली पेंशन में फर्क पड़ेगा, पेंशन डबल हो जाएगी, ठीक है। जो आपको देखिए फैमिली पेंशन उसको मिल रही थी 9,000, ठीक है। यदि डेथ हो जाएगी तो 9,000 होगा, नॉर्मल में ये होगा। यदि डेथ हो गया तो उस केस में फिर रिवाइज होगा, थोड़ा अंतर आएगा, बढ़ेगा ही। ग्रेजुएटी में भी थोड़ा अंतर आ सकता है, ठीक है। जो हमने नियम बताया था कि 12 टाइम से कम नहीं होना चाहिए, तो वो सारा कैलकुलेशन के बाद ही अपन बता सकते हैं, फ़र्क आ सकता है। और सर हाँ एक चीज़ और हुई है सर, कि हस्बैंड वाइफ की पेंशन है, या हाँ हस्बैंड को पेंशन मिल रही है, हाँ अब हस्बैंड की यदि डेथ आती है, समय का पीरियड ऐसा रहता है 5 साल का, जब जितनी पेंशन हस्बैंड को मिलती है उतनी फैमिली को मिलती है, हाँ और 7 साल के बाद फिर उसको सिंगल पेंशन में कन्वर्ट किया जाता है। हाँ, वो ये अभी चीज बता रहे हैं सर ना, थोड़ा बताइएगा। वो है ना, स्लाइड में है, वो सारा चीज़ है, उसकी चिंता नहीं करें, वो सारा चीज़। कम्यूटेशन टेबल यदि हम देखें, कम्यूटेशन टेबल 2022 इसका भी आ गया क्या? चलिए कहीं से भी निकाल लीजिए। इसमें दिखने का एक हमने टेबल डाउनलोड किया था। तो सर 15 साल का पूरा पैसा माफ हो जाता है जो लोन लिया आपने, और 1 महीने के बाद डेथ हो गई कम्यूटेशन में? नहीं, कम्यूटेशन में तो वो समझ लो, हाँ, एक प्रकार से माफ़ी हो जाती है। कारण क्या होता है, देखिए, जैसे पेंशन आपको मनी 25,000 मिल रही, ठीक है, डेथ हो गया तो उस केस में तो फिर उसका फैमिली पेंशन में आ जाएगा, तो फिर वो 9,000 मिनिमम में आ जाएगा। परंतु नियम है कि आपका 7 साल के अंदर यदि मृत्यु होती है तो 50% मिलता है बेसिक का, मतलब उसका डबल ही मिलता है। तो ये आगे हम समझा रहे हैं, ठीक है, अभी जो समझा रहे हैं उसी को देख लें। तो ये टेबल यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर देखिए, एज नेक्स्ट बर्थडे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन आप बड़ी कर सकते हैं अपनी। एज नेक्स्ट मतलब 60 साल में रिटायर होगा तो 61 वाला देख ला कॉलम, ठीक है। तो 60 साल में रिटायरमेंट हुआ है तो नेक्स्ट बर्थडे उसका 61 आएगा। तो देखिए ये वाला यहाँ पर कितना है, 8.194। तो ये आपका फैक्टर कहलाएगा, कम्यूटेशन फैक्टर, इसको बोलते हैं कम्यूटेशन फैक्टर। ये जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है वैसे वैसे कम हो जाए। यदि
किसी की भाई मतलब 10 साल 20 साल की सर्विस में मृत्यु हो जाती है तो उसको कायदे से ज़्यादा मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से ये है हायर से लोअर में जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, क्योंकि आपका बेसिक बढ़ जाता है तो फैक्टर को थोड़ा कम कर दिया जाता है ताकि बेसिक में थोड़ा अंतर ना पड़े, आपको मिले। तो ये है हमारा है, ये आपका अभी के लेटेस्ट टेबल है, आप इसी के हिसाब से कैलकुलेशन चल रहा है। तो यहाँ पर हम देखें ये फार्मूला में है, कम्यूटेशन पेंशन रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका कम्यूटेशन फैक्टर इज टेकन फ्रॉम द कम्यूटेड टेबल रिलेवेंट टू द एज ऑफ नेक्स्ट बर्थडे। हम क्या लेते हैं, नेक्स्ट बर्थडे के हिसाब से लेते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दिखाया है एक, ठीक है, कि डेट ऑफ सुपर एनिवर्सरी किसका 31/10/17 को हुआ है। नेक्स्ट बर्थ जो होगा, क्योंकि कंप्लीट किया 60 साल, तो अगला साल होगा 61, और 61 साल में यदि टेबल में देखें रिस्पेक्टिव टेबल में तो 8.194 आता है टेबल में, ठीक है। तो उसके हिसाब से यदि कैलकुलेशन देखा जाए तो यदि हमने कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो है आपका 16,100 है, ठीक है, मतलब हाफ करने के बाद आया है। हमेशा याद रखिए पेंशन जो होता है लास्ट बेसिक का आधा होता है, तो आधा मतलब 16-32 हज़ार किसी का होगा तो 16,000 ये है। 16,000 में से आपको 40% जो है कम्यूट कराया, तो कम्यूट कराया 6,452 रुपये। अब 6,452 रुपये का ये कैलकुलेशन है, ठीक है। तो पोर्शन ऑफ द कमिटेड अमाउंट जो हो गया 6,452 रुपये, इसमें फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे 8.913 और मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसका कमिटेड पोर्शन जो होगा 6,90,081 रुपये। ये आपका लमसम अमाउंट है, एक मुश्त राशि आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार और एग्जांपल लिखा है कि आपका 48 सॉरी इसमें हैगा, ठीक है, ये आपका 48 ईयर्स नेक्स्ट एज है, ये है 61, तो अलग अलग इस हिसाब से लिया गया हैगा, ठीक है। जैसे जैसे फैक्टर है वो है, जो लास्ट वाला हमने 61 वाला देखा था 8.194 वो लास्ट में हैगा, ठीक है, ये वाला कैलकुलेट। आगे बढ़ते हैं। रिस्टोरेशन 15 साल बाद जो है आपका ये रिस्टोर हो जाती है, मतलब आपने लमसम अमाउंट जो 6 लाख ले लिया है उसकी एक निश्चित राशि जो होती है गवर्नमेंट काटते जाती है एक प्रकार से, तो वो 15 साल तक कटता है। उसके बाद फिर 50%, जैसे आपका अमाउंट जो भी रहा होगा, जैसे हमारा पेंशन बन रहा था सपोज 20,000 बन रहा था, ठीक है, पेंशन बेचने के बाद 12,000 बनने लगा। अब 12,000 बनने लगा तो ये 15 साल तक 12,000 ही रहेगा, प्लस डीए जो भी होगा। डीए किस पे लगेगा, ओरिजिनल अमाउंट पर, जो आपका 20,000 था उस पर डीए मिलेगा, और बाकी जो कम्यूट कराने के बाद 12,000 है तो 12,000 प्लस डीए जो है ओरिजिनल अमाउंट का, तो ऐसे 15 साल मिलेगा। 15 साल बाद क्या होगा, उसको वापस रिस्टोर हो जाएगी, मतलब पेंशन जो ओरिजिनल बनेगी वो 20,000 पर बनने लगेगी। 20,000 प्लस डीए जितना भी होगा, चाहे 30% हो 40 हो, वो ओरिजिनल 20 क्योंकि रिस्टोर हो गया है तो 20,000 हमारा नॉर्मल रहा, उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। इन अदर केसेस कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन विल बी रिस्टोर आफ्टर 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्यूटेशन, जिस तारीख को कम्यूटेशन किया है उस तारीख से। फिर एप्लीकेशन रिस्टोर्स पेंशन हैज़ टू बी मेट द पेंशन डिसबर्समेंट अथॉरिटी, मतलब जो एप्लीकेशन देना पड़ेगा वो आपको पीडीए से देना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला भी पॉइंट आप आईएमपी के तौर पे आप अच्छे से रट लीजिए, और एक आप ये 15 साल वाला रट लीजिए कि जो कम्यूटेड पेंशन रिस्टोर होती है वो आफ्टर 15 ईयर्स में होती है, क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जो है कम्यूटेड कराने के लिए पेंशन एप्लीकेशन जो होता है वो किसे दिया जाता है, तो पीडीए को दिया जाता है, पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी, जो पेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जनरल कंडीशन में हम कुछ देख ले, लमसम अमाउंट रिसीव्ड फॉर कम्यूटेशन ऑफ द पेंशन इज नॉट लायबल टू बी टैक्सेस अंडर द थिंग, तो यहाँ पर कम्यूटेशन अमाउंट जो मिल रहा है वो अभी आपको इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रहा है, नॉट लायबल टू बी द टैक्स, आपको इसमें टैक्स नहीं लगना है, इसलिए आप चाहें तो इसको अमाउंट को कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि पेंशन में तो टैक्स लगना है। पेंशन अभी आप लोगे तो यदि अमाउंट जो होगा लिमिटेशन से बाहर होगा तो आपको मिलेगा, परंतु यहाँ यदि आप पहले ही ले रहे हैं तो आपको फ़ायदा है क्योंकि टैक्स में भी आपको रिलीफ मिल रहा है। इफ़ेक्ट ऑन फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन में भी आपको ये है, ठीक है, प्रभावी होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड, ही कम्प्लीटेड अ पेंशन ऑफ हिज पेंशन एंड डाई सब्सिक्वेंटली,
ठीक है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है रिटायर्ड हो गया है, कर गया है, ही कमिटेड अ पोर्शन ऑफ हिज पेंशन कर सकता है, ठीक है, ही क्या करेगा, एंड डाइट सब्सिक्वेंटली, ख़त्म हो जाता है, उस केस में भी आपको क्या मिलेगा। कम्यूटेशन विल नॉट इफेक्ट फैमिली पेंशन पेबल ऑफ हिज फैमिली। जनरली कम्यूटेशन जो होता है उसके फैमिली पे इफेक्ट नहीं करता है। एक्चुअली कम्यूटेशन क्या है, तुरंत ही मिल जाएगा। जब रिटायरमेंट होगा तो उसके बाद यदि वो डेथ कर जाता है तो कम्यूटेशन का जो इफेक्ट जो होगा उसके फैमिली वाले पे नहीं पड़ेगा। फैमिली मतलब फैमिली फॉर, अब यहाँ फैमिली पेंशन के बारे में मतलब टॉपिक चेंज हुआ क्योंकि ये भी हमारे में है। फॉर फैमिली पेंशन मीन्स द डिजीज्ड पर्सन, ठीक है, जिसकी मृत्यु हो गया है तो उसके बाद जो फैमिली है जो उससे पीड़ित है, ठीक है, तो वो है, उसमें कौन कौन आ जाता है, स्पॉस आ जाती है, वाइफ या फिर पति या पत्नी। पत्नी यदि नौकरी कर रही है तो पति आ जाएगा, तो पति पत्नी में से कोई भी आ सकता है स्पॉस। सन और अनमैरिड डॉटर हो सकता है फैमिली पेंशन का हकदार। विडोज डॉटर हो सकती है, ठीक है, विडोज माने विधवा जो लड़की है। बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स, 25 साल से कम, ठीक है, या फिर अप टू डेट ऑफ री मैरिज ऑफ टिल ही एंड सी स्टार्ट अर्निंग विच एवर इज अ, तो 25 साल तक जनरली आपका ये फैमिली पेंशन के जो एज नहीं किए, जैसे क्या है हस्बैंड वाइफ यदि दोनों ही ख़त्म हो गए तो उसके बाद में बच्चों को मिलना है ना, तो बच्चों को मिलना है तो 25 साल जो अटेंड नहीं किया है तो उसको मिलेगा, या फिर उसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, लड़की के केस में जनरली शादी नहीं होती, उसके तक मिलता रहता है। कैलकुलेशन ऑफ फैमिली पेंशन का यदि देखें तो बेस ऑफ द पे ड्रॉन ऑन द डेट ऑफ डेथ एंड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो जिस डेट में रिटायरमेंट हुआ था या पति का डेथ हुआ था उस समय जो लास्ट पे किया था उसके हिसाब से कैलकुलेशन होना है। पे इंक्लूड बेसिक पे और एनपीए, तो कैलकुलेशन इसका होता है 30% ऑफ द लास्ट पे, ठीक है। अभी मोदी सरकार ने इसको 50% कर दिया है, ठीक है, परंतु हम क्या क्योंकि इसका उन्होंने कर तो दिया 50%, ठीक है, ये पहले वाले का है 30%, अभी लेटेस्ट जो है 50% कर दिया। तो कैलकुलेशन यूनिफॉर्म रेट ऑफ 30% ऑफ लास्ट पे, तो यदि किसी ने 40,000 पे ले रहा था, ठीक है, यदि उसकी डेथ हो गई रिटायरमेंट के 6 साल 5 साल कैसे हुए, तो उसके बाद जो लास्ट बेसिक उसने लिया था 40,000, तो 40,000 का 30% निकाला जाएगा, 30%, और 9,000 में जो भी कम होगा, ठीक है, सॉरी जो भी अधिक होगा वो मिलेगा। तो 30% निकालने के बाद यहाँ पर हम देखें कि फैमिली पेंशन इज सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 9,000, यहाँ मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, याद रखिए। ग्रेजुएटी में 20 लाख मैक्सिमम था, 20 लाख से कम हो सकती, 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती, परंतु फैमिली के पेंशन में क्या बोला है कि मिनिमम है 9,000। यदि किसी का बेसिक, ठीक है, बेसिक यदि 60,000 है, 60,000 का, या हम मान लें 1 लाख है, 1 लाख का 30% निकालते हैं, तो 30% निकालते हैं तो 30,000 होता है, तो उसके फैमिली पेंशन 30,000 बनेगी, ना कि 9 लाख बनेगी, ठीक है। परंतु यदि किसी का कम है, ठीक है, 50,000 है तो 50,000 है तो उसका 30% निकालेंगे तो 15,000 आएगा, तो 15,000 मिलेगा। और कम है यदि उसकी 30,000 है तो 3 का 9, तो 30,000 है तो मिनिमम ये होगा 30,000 से कम बेसिक वाले को फैमिली को 9,000 मिलेगा कम से कम। तो ये मतलब कुल मिला के ये आपका 30 है, और अभी शायद 50 कर दिया है, ठीक है, तो शायद 21 में अभी चेंज हुआ है कि 50% किया है, तो उसका देखेंगे हायर पेंशन, इसी में रूल है, अपडेटेड है। हाँ जी सर, तो इसका 50 थोड़ा देख लीजिएगा सर, 50 अरे है कि है, 30 सब है इसमें, हायर पेंशन का हमने वर्णन किया है, ठीक है। तो ये हम दोनों लेके चलते हैं इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में कैसा आता है क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से करना है। हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन इज एडमिसिबल इफ़ द डिजीज हैज रेंडर्ड नॉट लेस देन 7 years कंटिन्यूस सर्विस, ठीक है, मतलब यदि कोई भी कर्मचारी जो है 7 साल से मतलब 7 साल तक यदि सर्विस किया हो, ठीक है, मतलब ये जो मृतक है कम से कम 7 वर्ष की निरंतर सेवा किया हो, उस केस में यदि मृत्यु हो जाती है तो उसे हायर रेट से पेंशन मिलता है, मतलब डबल मिलता है। मतलब कोई भी कर्मचारी है काम कर रहा है, ठीक है, कम से कम यदि 7 साल की सर्विस कर लिया है कंटिन्यू, और उसके बाद यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसका हायर रेट से पेंशन का हकदार वो होते हैं। तो
तो इट इज़ अ पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ फॉलोइंग डेट ऑफ डेथ अप टू डेट ऑफ विच वुड हैव द अटेंडर 67 ईयर्स हैड द सर्वाइव। तो कभी कभी क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद भी कोई डेथ कर जाता है कि 62 की उम्र में डेथ कर गया, उस केस में भी फैमिली पेंशन जो होगी उसको फुल मिलेगी। ठीक है, अगले 7 साल तक फुल पेंशन मिलेगी। तो ये 7 और 10 वाला हम क्लियर करते जाएंगे, आगे दोनों ही केस आएंगे। अभी के केस में जो हमारा पढ़ रहे हैं उस हिसाब से 7 साल वाला केस में 7 साल की यदि सर्विस कंप्लीट कर लिया है, उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में है। तो और दूसरा केस में बोला है कि यदि आपका इट पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ फॉलोइंग डेट ऑफ डेथ अप टू द डेट। ठीक है, मतलब 67 साल, मतलब डेथ जो हो गया ना, जैसे 61 साल 62 साल में हो गया है, तो अगले 5 साल तक, मतलब जब उसके जो जिसकी डेथ हुआ है वो 67 साल की एज जब तक पार नहीं लेता है, अब मैं मृत्यु तो हो गया भाई उसका, तो 5 साल बचा है 67 साल में, तो 5 साल तक कम से कम फैमिली को जो है पूरी पेंशन मिलेगी। और यदि 60 साल के पहले ही यदि कोई डेथ कर गया है तो उसको फैमिली पेंशन 10 साल तक मिलेगी। ठीक है, दोनों केस में थोड़ा आपको याद रखने की ज़रूरत हैगी। ठीक है, मतलब ये फैमिली पेंशन में सर एक बार रिपीट करिए। मतलब देखिए सिंपल सा फंडा है, सर्विस के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है, सर्विस के दौरान 60 साल के हो, चाहे 60 साल हो, चाहे 2 साल हो, 3 साल, कोई लेना देना नहीं, सर्विस के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन जो होती है अगले 10 साल तक पूरी बनेगी 50% उसके बेसिक का। ठीक है, जो भी है लास्ट बेसिक का 50%। यदि रिटायरमेंट के बाद यदि डेथ हो जाती है किसी की तो 7 साल तक, अगले 7 साल तक फैमिली पेंशन जो है डबल रेट से मिलेगी। डबल रेट का मतलब वही है कि 50%, लास्ट बेसिक का 50%। ठीक है, तो मतलब यदि रिटायरमेंट के बाद यदि किसी की डेथ करता है तो उसके फैमिली को 7 साल तक मिलना है। रिटायरमेंट के पहले यदि कोई डेथ कर जाता है तो जिस डेट से मतलब डेथ हुआ है उसके बाद फैमिली पेंशन चालू हो जाएगी, तो वो 10 साल तक जो है उसको फुल पेंशन मिलेगी। ठीक है, यदि 25,000 कोई पेंशन मतलब बन रहा, 50,000 जैसे बेसिक है तो 25,000 होता है, उसका 25,000 होता है। डेथ के केस में कम्यूट नहीं होगा, हमेशा याद रखिए, तो कम्यूट नहीं होगा तो 25,000 है, तो अगले 10 साल तक उसको 25,000 प्लस डीए जो भी इंक्रीज होता जाएगा वो मिलता रहेगा। उसके बाद उसका पेंशन कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, 9,000, या फिर आपका जो भी आपका 50% होगा, जो आपका मैक्सिमम होगा उस हिसाब से होगा। तो ये इसका कैलकुलेशन भी हम आपको देखेंगे। ये 2 पॉइंट का हमने अर्थ बताया है। हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशंस फॉर डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय वाइल इन सर्विस, द इनहांस एज विल बी पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। यदि सर्विस के दौरान यदि मृत्यु हो गया है विदाउट एनी अपर एज लिमिट, जो 60 साल जो होती है अपर एज उसको पार नहीं किया है, उस केस में जो है अगले 10 साल तक उसको जो हैगी आपको इन्हांस पेंशन मिलेगी। ठीक है, रेट होता है एक नॉर्मल पेंशन। हमेशा देखिए पेंशन के 2 रूप होते हैं, एक बोलते हैं इन्हांस फैमिली पेंशन और दूसरे को बोलते हैं नॉर्मल फैमिली पेंशन। यदि कोई बोला भैया हमको नॉर्मल पेंशन मिलती है, मुझे तो इन्हांस पेंशन मिलना चाहिए, तो जब आवेदन लिखेगा तो इन्हांस पेंशन के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है, नॉर्मल तो आपको मिल ही रही है, आपका बढ़ा है तो इन्हांसमेंट पेंशन जो है वो रूल के हिसाब से मिलना चाहिए तो वो मिल जाएगी। द हायर रेट ऑफ पेंशन इज़ नॉट एडमिसिबल टू डिपेंडेंट पेरेंट एंड दे आर एलिजिबल ओनली द नॉर्मल रेट। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है जो आपका डिपेंडेंट पेरेंट है। ठीक है, द हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन इज़ नॉट एडमिसिबल डिपेंडेंट पेरेंट एंड दे आर एलिजिबल ओनली द नॉर्मल रेट। इसका मतलब क्या है, जो आपका पेरेंट है, मतलब जो जिसका डेथ हुआ उसके पेरेंट, माता पिता, ठीक है, एक तो होता है नॉर्मल, एक ऊपर होता है, तो जो माता पिता होता है उसको नॉर्मल रेट से मिलेगी, परंतु उनके बच्चे हैं, फैमिली वाले हैं, तो उनको आपको डबल रेट से मिलेगी। अमाउंट ऑफ इन्हांस रेट में ही है इन द केस ऑफ डेथ इन सर्विस। सर्विस के केस में यदि कैलकुलेशन किया जाए तो 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन इन कंपनसेशन अंडर द WC एक्ट इज आल्सो पेड। ठीक है, मतलब आपको बोला गया है यदि सर्विस में रहते हुए यदि डेथ होती है तो अमाउंट ऑफ एनहेंस 1.5 मतलब 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन इफ कंपनसेशन अंडर WC एक्ट इज आल्सो पेड।
मतलब यदि क्या है कि सर्विस के दौरान जो उसकी डेथ हुई है वो किसी एक्सीडेंट में हुई है, मतलब वर्कसेस कंपनसेशन एक्ट जो है 1936 के अधीन यदि किसी की मृत्यु जो है एक्सीडेंट में हो गया, किसी मतलब ओवर क्रेन से हो गया, मशीन में फंस के हो गया, और वो कंपनसेशन एक्ट के अधीन आ रहा है, तो उसकी फैमिली को जो पेंशन मिलना है वो कितना मिलना है? 1.5 गुना नॉर्मल रेट से। नॉर्मल रेट जो भी कैलकुलेट होगा उसका 1.5 गुना आपको मिलना है, 1.5 टाइम्स। तो ये इसमें कंपनसेशन यदि पैड किया गया हो, तो ये भी आपको यदि पॉइंट याद होगा, तो कोई यदि ऐसा कोई केस आता हैगा तो आप पेंशन जो है वो कैलकुलेशन में यदि कुछ कमी की गई है तो आप उसको बढ़वा सकते हैं। तो यानी 50% ऑफ द पे प्लस डियरनेस पे लास्ट ड्रॉन इन द अदर केसेस, जबकि दूसरे केसेस में मतलब कोई कौन से केस में, ये मतलब यदि कंपनसेशन उसको नहीं मिला है, मतलब ड्यूरिंग द कर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, कर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब काम के दौरान यदि उसकी मृत्यु नहीं होती है, दूसरे केसेस में होती है, तो उस केस में आपका अदर केसेस आता है। हमेशा याद रखिए सुसाइड केस भी जो होता है डेथ केस माना जाता है, इसमें 1972 और अमेंडमेंट रूल में भी इसे है। तो कभी कभी क्या होता है एम्प्लॉयर सुसाइड केस में कुछ मतलब जिसको जानकारी नहीं रहता, कुछ कटिंग वटिंग करता है, तो नहीं है, सुसाइड यदि किसी ने किया है तो वो डेथ केस ही माना जाएगा, उसको सारी फैसिलिटी, सारे जो बेनिफिट्स होते हैं टर्मिनल बेनिफिट्स, वो डेथ के हिसाब से ही कैलकुलेशन होते हैं, इवन चाहे सुसाइड हो चाहे किसी प्रकार की भी डेथ हो। इन द केस ऑफ डेथ आफ्टर रिटायरमेंट होता है तो 50% ऑफ पे ड्रॉन एट द टाइम्स ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय जो उसका बेसिक था उसका 50%, ठीक है, ये देखो मतलब आफ्टर रिटायरमेंट का बता रहे हैं, ठीक है, या अमाउंट ऑफ पेंशन अथोराइज्ड ऑन रिटायरमेंट के समय जो उसका अथोराइज की गई थी पेंशन, विच एवर इज लेस, जो भी लेस होगा, चाहे तो 50% या तो फिर आपका अमाउंट जो भी लेस होगा उस हिसाब से। एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं डेथ इन सर्विस, सर्विस में यदि किसी की डेथ हो गई है उस केस में उसका पेंशन कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, तो ये जनरली जो LV LI वाले करते हैं वो इसी फार्मूले से करते हैं। यदि किसी कर्मचारी की डेथ जो है 6/6/1955 को आपका हुआ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है इतना हुआ 55 है, डेट ऑफ डेथ जो उसकी हो गई है 31/5/2000, सर्विस के दौरान ही हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि 60 साल से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, 31/5/15 को हो गया है, 60 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, सर्विस में है। लास्ट वेतन उसका जो था वह 38,100 रुपये था। तो फैमिली पेंशन का हकदार कितना होगा? कम से कम 30% ऑफ बेसिक, तो 30% बेसिक का निकाले तो 11,430 रुपये आया, ठीक है। नियम बोलता है यदि सर्विस के दौरान यदि डेथ होगी तो नॉर्मल पेंशन का डबल देना है या तो 50%, ठीक है। तो फैमिली पेंशन ये जो है इन्हांस रेट मिलना चाहिए, क्योंकि डेथ सर्विस के दौरान हुआ है तो इन्हांस रेट होगा, विच एवर इज लेस। तो नॉर्मल पेंशन जो हमारी बनी है, नॉर्मल में इतना 11,430 ये नॉर्मल आया है, तो नॉर्मल में 2 का मल्टीप्लाई होगा या फिर 50% ऑफ लास्ट पे, ठीक है। तो क्योंकि ये अमेंडमेंट रूल के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने देखे अमेंडमेंट लिया है, जो लास्ट अमेंडमेंट नहीं हुआ 50% लास्ट वेतन के हिसाब से। तो कैलकुलेशन जो है आपका 2 का गुणा कर रहे हैं 11,430, तो 22,860 रुपये आ रहा है। यदि बेसिक का 50% ले रहे हैं तो यहाँ पर आपका 19,050 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नियम बना दिया है कि विचेवर इज लेस का फार्मूला लगा दिया है कि जो भी लेस होगा उस पर मिलेगा। तो लेस तो 19,000 हुआ, तो हमारा जो पेंशन सेट हो जाएगा फैमिली पेंशन 19,050 रुपये होगा, ठीक है। अब ये कब तक मिलेगा कि हमने बोला कि सर्विस के दौरान यदि डेथ हो जाती है तो अगले 10 साल तक उसको डबल रेट से मिलना है, ठीक है, जो नॉर्मल पेंशन का 2 टाइम्स या 50% ऑफ बेसिक विच एवर इज लेस। तो यहाँ मिल रहा 19,000। उसके बाद क्या होगा 10 साल के बाद? 10 साल के बाद मतलब बोले 1/6/25, ठीक है। तो 2015 में रिटायर मतलब डेथ किया है तो वहाँ से लेके 25 तक उसको तो 19,000 मिलेंगे। उसके बाद नॉर्मल पेंशन मिलने लगेगी 11,430 रुपये प्लस DA। तो ये लास्ट वाली लाइन में अब कम है। किसी का साउंड आ रहा है, थोड़ा बंद रखें, ठीक है, देवेंद्र।
तो ये वाला स्लाइड समझ में आ गया? किसी को दिक्कत तो नहीं? दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेकर ना, कभी कभी क्या हम नोट्स नहीं भेज पाते हैं, तो जहाँ पर आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगता है तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिए। इससे क्या है, जब आप पढ़ते हैं तो वो याद रहता है, 2 दिन बाद हम नोट्स भेजते हैं तो वो समझ में नहीं आता, आप भूल जाते हैं। इसलिए स्क्रीनशॉट हमेशा आप लेके रख ले करना, या कॉपी में जो मेंटेन कर रहा है वो कॉपी में रख लेगा। चलिए देखें, इसमें देखिए डेथ आफ्टर रिटायरमेंट का भी एक एग्जांपल है कि यदि रिटायरमेंट के बाद डेथ हो गया फिर क्या आप देंगे। जैसे हमने बोला ना कि अगले 7 साल तक तो हम देंगे, ठीक है, तो 7 साल का इन्हांस में देंगे, मतलब डबल रेट से देंगे। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट किसी का है 30/6/15 को रिटायरमेंट हो गया है, डेट ऑफ बर्थ उसकी थी 6/6/55 को थी, और डेट ऑफ डेथ और 18 को है। मतलब क्या है, 15 में रिटायरमेंट हुआ और 3 साल बाद उसकी डेथ हो गई। 3 साल डेथ हो गई तो अभी 7 साल तो कवर नहीं हुआ है, क्योंकि हमने बोला है कि भाई रिटायरमेंट के बाद जो यदि डेथ हो जाती है 7 साल के अंदर यदि हो जाती है, तो अगले जब तक वो 67 साल का नहीं हो जाता है, मतलब जो डेथ कर गया है या जो सर्विंग एम्प्लॉई है उसकी 67 साल तक की एज नहीं हो जाती, उस समय तक फैमिली पेंशन उसके परिवार को डबल रेट से मिलनी है, मतलब जो है इन्हांस पेंशन मिलना है। तो लास्ट पे जो था वो डिजीज़ का 38,100 रुपये था। फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट देखा जाए तो हमारा नियम बोलता है कि 30% बेसिक का, यदि वो 9,000 से कम होगा तो मिनिमम 9,000 लिया जाएगा, इतना भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 11,000 या 400, और फैमिली पेंशन इन्हांस रेट विचेबल लेस का है, 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे 50% ऑफ उसका, तो 50% करते हैं तो आपका ये आपका 22,800 होता है, ठीक है। या 50% निकालते हैं तो 19,050 है। तो 19,050 ये कब तक मिलेगा, 18 में ख़त्म हुआ है, तो अगला जो है 3 साल, मतलब आपका टोटल जो है 67 साल की एज जब तक कंप्लीट नहीं करेगा तब तक आपको मिलना है। तो 67 साल के कंप्लीट वो जो कर लेता है वो 22 में कर लेगा, ठीक है। तो 22 में कर लेगा तो उसके बाद नॉर्मल पेंशन आ जाएगी। तो 5-6 तक तो उसको मतलब इन्हांस पेंशन मिलेगी, 67 साल तक का फैमिली को मिलेगा, ठीक है। ये डेथ जो कर गया, जैसे 61 साल में कोई डेथ कर गया रिटायरमेंट के बाद, तो 6 साल तक जो उसके परिवार वालों को पेंशन मिलेगी वो बढ़कर मिलेगी। उसके बाद 7वें साल जो हो गया स्टार्टिंग मंथ से वो नॉर्मल पेंशन में आ जाएगी, प्लस डीए रहेगा, डीए अभी हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो ये था आपका। इसके बाद देखिए फैमिली पेंशन में गवर्नमेंट ने कुछ और फ़ायदेमंद दिया है, क्योंकि यदि पति नहीं है तो परिवार को पालना, बच्चों को पालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें एज के हिसाब से सहारा नहीं रहता यदि किसी का। तो बताया गया है यदि किसी फैमिली माने जैसे पत्नी है, पत्नी की आयु 80 से 84 साल है, ठीक है, 85 से कम है, तो जो उसको नॉर्मल पेंशन मिल रही थी 20% उसमें एडिशन पेंशन मिलेगा, ठीक है, 20% प्लस हो जाएगा बेसिक पेंशन से उसका। इसके बाद यदि किसी की आयु जो है जो पेंशनर है, पेंशनर की आयु जो है फैमिली पेंशनर 85 से 89 के बीच हो गई तो 30% एडिशनल पेंशन उसमें ऐड हो जाएगा। 90 से 94 के बीच में है, 95 के बीच में, ये 94 तक है, तो 40% उसमें ऐड होगा एडिशनल। जैसे सपोज 9,000 मिल रहा है ना, 9,000 में आप यदि कि 80 साल के 80 या 81 साल के 1 महीने भी ज़्यादा हो गया तो उसको 20%, 9,000 का 20% प्लस कर दीजिए, उतना मिलेगा। यदि कोई महिला जो है वो 100 साल जीवित है, ठीक है, 100 साल हो गया, 100 साल से ऊपर हो गया, तो 100% फैमिली पेंशंस, ठीक है। तो 100% दैट मीन्स उस समय यदि किसी, जैसे अभी कोई 25,000 ले रहा है और उसकी आयु 100 साल हो जाती है तो उसका 25 का 50 हो जाएगा, मतलब पेंशन डबल हो जाएगी। तो ये रूल रहेगा कि आयु बढ़ते जाती है तो पेंशन जो होती है एक मात्रा, डीए तो इंक्रीज हो रहा है, डीए तो आपको मिलना ही है, प्लस आपको ये वाले इन्हांसमेंट। हाँ जी बोलिए। सर इसके लिए अपन को कार्रवाई करना पड़ता है? नहीं, देखिए ये कार्रवाई करना पड़ता है, बैंक वाले बहुत चालाक होते हैं, इसलिए इस पर्स लाया गया है। बैंक वाले क्या करते रहे कि 80 क्या हो गए, आप याद दिलाइए ना, तो पेंशन आप, कई लोग होंगे आपके घर में भी पेंशनर होंगे, ठीक है। तो यदि इन केस ऑफ फैमिली पेंशन, अभी हम नॉर्मल पेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, यदि कोई जीवित है जो रिटायर है सर्विंग एम्प्लॉय, तो उसको तो नॉर्मल पेंशन डीए हुए प्लस में मिलना है।
ये फैमिली पेंशन है। यदि कोई ख़त्म हो गया है, उसकी वाइफ जीवित है, ठीक है, तो वो यदि एज को ये अटेंड करती है, उस एज तक पा लेती है, तो उस केस में ये मिलता है। परंतु क्या है, बैंक वाले इन्हांस नहीं करते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि भैया ये एज इतनी हो गया है। परंतु अब नहीं होगा, क्योंकि स्पर्श जो है वेबसाइट बन गई है। आपको हमने बताया है कि डिफेंस पेंशन के सारे को स्पर्श में जोड़ दिया जा रहा है। 15 के बाद वाला, उसके बाद नई स्कीम में उससे पहले वाला जोड़ दे, तो वो ऑटोमेटिक एज उसमें डली हुई है, क्योंकि पेंशनर की एज है। कंप्यूटर देखेगा, जैसा ही कम्यूटेशन का टाइम आएगा 15 साल, वो रिस्टोर कर देगा, आवेदन देने की ज़रूरत नहीं। किसी भी महिला की जो फैमिली पेंशन ले रही है, यदि वो 80 साल की हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक उसके पे में 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये स्पर्श लाने का यही फ़ायदा है कि जो पेंशनर को परेशान होना पड़ता, एप्लीकेशन लगाता है, यहाँ लगाता है, पीडीए को लगाता है, कोलकाता में लगाता है, वकील करते हैं, कई कोर्ट केस चल रहे होते हैं, उस कोर्ट केस के बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्पर्श योजना लाई है। तो स्पर्श योजना के द्वारा जितना भी पेंशन मिलेगा वो 100% एक्यूरेट होगा, उसमें कोई भी मतलब गलती की संभावना नहीं होगी, और ना ही आपको फॉर्म भरने के दुनिया भर की दिक्कत है। लाइफ सर्टिफिकेट भी वही है, एक अंगूठा लगाइए, आईडी पासवर्ड डालिए, लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव्ड। तो ये आपका पेंशन से है। इसमें देख लेते हैं एक सब्जेक्ट इसमें छूटा हुआ, लीव इनकेसमेंट, जो आपको टर्मिनल बेनिफिट का एक हिस्सा है। जब आप 60 साल के होते हैं, उससे पहले रिटायरमेंट लेते हैं, तो जितना भी आपका ईएल जमा होता है, ठीक है, जो अर्निंग लीव होता है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से मैक्सिमम 300 दिन का छुट्टी का इनकेसमेंट करा सकते हो। तो लास्ट बेसिक जो होता है, लास्ट बेसिक प्लस डीए का आपका ऐड करते हैंगे, और 300 दिन तक का देते हैं। 300 दिन नहीं हो पा रहा, किसी का 250 ही दिन है, तो एचपीएल ऐड हो जाएगा। जैसे 250 दिन मतलब यदि आपका ईएल हो गया और 300 दिन नहीं हो पा रहा, और यदि उसके पास एचपीएल है, तो 50 एचपीएल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पेमेंट जो है ईएल का, एक दिन का पेमेंट यदि 1000 है, तो यहाँ 1000 ही ऐड होगा। यदि किसी की पेमेंट एक दिन की 1000 है, न्यू लास्ट बेसिक के हिसाब से, लास्ट बेसिक मतलब आपका जितना, जैसे 30,000 लास्ट बेसिक है, तो यदि आपका डिवाइड करते हैं 26 से, यदि आप आइज हैं, और नॉर्मल में 30 से डिवाइड होता है ऑफिस के केस में, तो एक दिन की सैलरी आती है, ठीक है। तो मतलब हमने बोला आइज के केस में, मतलब चार्जमेंट से जो नीचे हैं, या एनआईज नहीं है, आइज इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय में 26 से डिवाइड करना है, जो बेसिक से है, वो एक दिन का कहलाता है। तो वो एक दिन का उसका ईएल का अमाउंट हो जाता है। तो जैसे 1000 हुआ, तो ये हुआ, और आपने एचपीएल ऐड किया, ये आपका एचपीएल है, तो एचपीएल के केस में हाफ हो जाता है, तो यहाँ आपका 500, ठीक है। तो 250 दिन का पैसा 1000 के रुपए से मिलेगा, और जो रिमेनिंग आपको 300 नहीं हो पा रहे थे, 50 एचपीएल है। इसमें डबल नहीं होगा, कमिटेड नहीं होगा कि जैसे बोलो कि भैया हमारे पास तो 100 एचपीएल है, तो डबल करके लगा दीजिए, तो डबल का प्रावधान नहीं है लीव इनकेसमेंट में। यदि आपके 300 दिन नहीं हो पा रही है, तो जितने भी एचपीएल आपका है, तो एचपीएल से वो 300 दिन काउंट हो गया, क्योंकि एचपीएल को 1 डे काउंट किया जाता है, ठीक है, 1 डे काउंट किया जाता है। इन केस ऑफ पेमेंट हाफ डे लिया जाता है। तो लमसम केस इक्विवेलेंट ऑफ द लीव सैलरी एडमिसिबल फॉर द नंबर ऑफ डेज अर्नड लीव, जितना भी आपने लीव किया है उस दिन के हिसाब से आपको मिलना है। हाफ पे लीव इज द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 300 डेज। यदि उस कंडीशन में जब 300 दिन आपके ईएल पूरे नहीं हो रहे, या ऐसे कर्मचारी जिनके पास 300 दिन छुट्टी नहीं है, सपोज 100 ईएल है, 300 कवर करना है, यदि एचपीएल भी नहीं है, तो फिर आपको 100 ईएल का पैसा मिलेगा। यदि आपके पास 200 एचपीएल है, तो 200 इसमें ऐड होके 300 दिन बन जाएंगे। तो पहले 100 दिन ईएल का आपका पूरे पेमेंट के हिसाब से पैसा मिलेगा, 1 डे के हिसाब से, और रिमेनिंग का आपका हाफ डे के हिसाब से मिलेगा। द एचपीएल विल नॉट बी कमिटेड टू मेक अप फॉर द शॉर्टेस्ट इन द लॉस्ट लीव। हाँ जी सर, कैसा सर आपने बताया, मतलब 200 दिन का आपका फुल डे का पैसा मिलेगा? नहीं, जैसे देखिए, जैसे 300 दिन गवर्नमेंट का है, आपके पास 200 ईएल है, ठीक है, 200 ईएल है। आपका जो बेसिक है, एक दिन का पेमेंट जो है 1000 रुपये है, तो 200 दिन का 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब गवर्नमेंट बोलती है कि 300 दिन तक का लीव इनकेसमेंट देंगे। आपके पास तो ईएल है नहीं है, परंतु एचपीएल तो सबके पास रहती है, वो ले ही नहीं पाते। सपोज 300 एचपीएल है,
तो अभी सॉर्टेड कितना हो रहा है इसमें 300 करने के लिए मतलब 100 की कमी है, तो ये यहाँ से आपका 300 HPL में से 100 HPL यहाँ जुड़ जाएगी। HPL में क्या नियम है कि हाफ पेमेंट मिलती है, तो इसका 500 रुपये जुड़ेगा। तो 100 छुट्टी जो है 500 के रेट से कैलकुलेट हो जाएंगे और 200 जो है 1000 के, और दोनों के ऐड करके लीव इनकेसमेंट बनेगा, ठीक है, जो रिटायरमेंट में। तो ये फंडा आप याद रखिए, क्योंकि इसी से आपका भी कैलकुलेशन होना है, पुराने वाले जो लोग हैं उनका भी इन्हीं से कैलकुलेशन होता है। कभी कभी कैलकुलेशन जो मैनुअल होते हैं गलती हो जाती है, तो जो भी रिटायरमेंट होता है उसको चेंज करवा सकता है। लीव इनकेसमेंट का थोड़ा फार्मूला देख लें। ये फार्मूला होता है लीव इनकेसमेंट का कि जो आपका बेसिक पे है प्लस डीए, ठीक है, बेसिक प्लस डीए को डिवाइडेड करिए आपका 30 से, और तो नंबर ऑफ ईएल बैलेंस है आपका कितना है, जैसे 300 दिन है तो 300 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने 30 नॉर्मल लिया हुआ है, ठीक है। तो जनरली क्या है, आइस के केस में हम 26 लेते हैं, बाकी एनआईस के केस में 30 लेते हैं। HPL को भी वही करना है, PA प्लस DA, HPL में भी DA मिलना है 30 का, नंबर ऑफ HPL, ये दोनों मिला के 300 दिन का पैसा मिलना है, ठीक है। 300 दिन आपको करेंगे तो वो, तो HPL में वैसे हाफ ऑफ हो जाएगा, जो पे है उसका आधा कर देना है, DA का आधा कर देना है, तो आपका HPL में हो जाएगा। तो ये फार्मूला था, इतना ही आज हमें पढ़ते हैं। तो लगभग अपन ने ये जो टर्मिनल बेनिफिट है ये आज हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। टर्मिनल बेनिफिट में हमको हमारे पास अब कुछ भी ऐसा बचा नहीं है। इसके अलावा जो बचे हैं वो क्वेश्चन के माध्यम से कवर होंगे, ठीक है, जो कैलकुलेशन वाले हैं वो सारा। तो नेक्स्ट टेस्ट जो आपको मिलेगा, कल आपको टेस्ट मिलेगा। टेस्ट आपका एक होगा जीके का, ठीक है। जीके जो होना है वो आपका कल जीके का ना लेके इसी का ले लेते हैं, क्योंकि इसमें ओपीए का क्वेश्चन हुआ नहीं है। तो जो एडमिन पोर्शन जो हमने पढ़ाया हुआ है, एडमिन पोर्शन याद रखिए, जो एडमिन पोर्शन है, एडमिन पोर्शन में टेस्ट होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन जो होंगे आपका टर्मिनल बेनिफिट से लेंगे। 25 क्वेश्चन टर्मिनल बेनिफिट से होंगे, 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको सॉल्व करना होगा। जैसे हमने लिख देंगे कि बेसिक अमाउंट जो है 40,000 है, उसकी ग्रेजुएटी कितनी होगी, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन लगाना है, उसमें फैक्टर हम देंगे कि वो इतने साल में रिटायरमेंट होता है, उस समय उसका फैक्टर ये है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन हमने दे दिया कि भाई बेसिक इतना है, तो यदि वो 40% कम्यूट कराता है तो उसको कम्यूट कराने के बाद उसकी पेंशन कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। यदि आप लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे तो कई साल जो है ग्रेजुएटी निकालने का आया है कि पेंशन निकालने का आया है, या लीव इनकेसमेंट उसका कितना होगा वो आया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी हम देंगे, ठीक है ना। नहीं बनेगा सेकेंड टाइम आप करेंगे वो आपका बनेगा। और एक पेपर, एक और सुन लीजिए, एक पेपर और होगा जो लाफा का होगा कल। 100 नंबर का होगा लाफा में, लेबर अकाउंटिंग फैक्ट्री अकाउंटिंग का होगा 100 का, उसमें निगेटिव मार्किंग उसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। 2 पेपर कल आपके होने हैं। हाँ आप बोलिए आकाश। सर ये 25 और 5 30 हो गए, तो सर 30 नंबर का रहेगा क्या ओपीए का? ओपीए का नहीं, ओपीए का 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। बाकी जो एडमिन पोर्शन में इससे पहले वाला था ना, एलटीसी वाला हो गया, लीव वाला हो गया। एक्चुअली याद रखिए कि जो 75 नंबर में सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ऑफिस ओपीए के पेपर में 15 क्वेश्चन ही ऑफिस प्रोसीजर के आने हैं। 25 रहता लिखा रहेगा, मगर पता चला 10 या 15 क्वेश्चन ही आने हैं। बाकी 80-85 नंबर एडमिन से ही आना है। तो आप जितना मेहनत करना चाह रहे हैं एडमिन में कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ एडमिन में सारे बायलॉज रूल आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ज़्यादा एडमिन में आपको मेहनत करना है। और प्लस पॉइंट के लिए ऑफिस प्रोसीजर पढ़ लीजिए। जिसको मतलब 70-80 लाना है वो एडमिन पढ़ ले, जिसको 100 की उम्मीद है तो वो ऑफिस प्रोसीजर भी आप पढ़ लें। तो ऑफिस प्रोसीजर क्या है, काफ़ी सारा है, थ्योरेटिकल है, एडमिन में कन्फ्यूज़न है, इसलिए हम एडमिन में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। इतना ही आज पढ़ते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सभी का।